डस्टबिन साइट ने कभी मौत के हाथों में जीवन का अंत किया था, फिर भी 50 सालों तक यह एक गोदाम में भुला हुआ पड़ा रहा। किसी ने उसे छुआ तक नहीं। हर कोई सोचता था कि यह बस एक साधारण साइट है, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैंने तय कर लिया कि मैं इसे अपना खास हथियार बनाऊंगा। सब मुझे पागल समझते हैं, उन्हें क्या पता, इसे बनाते ही सब मौत की शक्ति महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने दिव्य फोर्जिंग हुनर पाया है। यह 100% सफलता और अतिरिक्त शिलालेख की गारंटी देता है। अभी मैं अखाड़े में एक योद्धा सहपाठी से द्वंद्व कर रहा हूँ। आग और हवा का झोंका मुझे लगता है और मैं मंच से गिरता हूँ। तुम कमजोर हो एडन, युद्ध और शिल्प वर्ग की तुलना नहीं हो सकती। मैं मार्कस को देखता हूँ, वह एक दुर्लभ युद्ध वर्ग का है, एक पायरोमांसर, और मैं तो बस एक शिल्प वर्ग फोर्जराइट हूँ। स्क्रीन पर चमकता है, मार्कस जीत गया और भीड़ में घमाघमी शुरू हो जाती है। शिल्प वर्ग का बेकार लड़का खुद अखाड़े में आ गया, पिटने आया है। मैं उठकर कपड़े झाड़ते हुए लंबी सांस लेता हूँ। सोचा था मेरा बेहतर युद्ध कौशल युद्ध वर्ग का मुकाबला कर पाएगा, लेकिन हुआ ये कि मैं एक भी वार किए बिना पूरी तरह हार गया। जब मैं उलझन में था, एलेना मैम ने आकर मुझे संभाला। उन्होंने कहा, शिल्प वर्ग युद्ध वर्ग जैसा नहीं होता, पर अगर तुम योद्धाओं के लिए अच्छे उपकरण बनाओगे तो तुम्हारी सफलता भी बड़ी होगी। मैं खाली नजरों से आगे देखता हूँ। इस दुनिया पर खेलों ने आक्रमण कर दिया था। हर तरह के खेलों के राक्षस पूरी दुनिया में फैल गए। शुक्र है मानवता ने विभिन्न शक्तियां जगाई और बच पाई। अचानक मुझे एक विचार आया, एलेना, अगर मेरी संवर्धन दर 100% हो और मैं यादृच्छिक शिलालेख भी जोड़ सकूं, तो क्या वह युद्ध वर्ग को पछाड़ सकता है? एलेना रुकी, फिर सिर हिलाया। मुझे पता है क्राफ्टिंग क्लास मुश्किल थी, पर 100% सफलता मुमकिन नहीं। तुम फॉर्जराइट बने हो, कई स्कूल तुम्हें ले लेंगे। उन्हें लगा मैं गुस्सा हूं, पर मैंने अपना स्टैट पैनल देखकर बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि मेरी चीट कोड पहले ही सक्रिय हो चुकी है। कौशल, दिव्य फोर्जिंग, सभी संवर्धन और फोर्जिंग की सफलता की गारंटी है, और वे हमेशा बोनस आंकड़े और अतिरिक्त शिलालेख प्रदान करते हैं। सिर्फ गारंटीड सफलता ही मुझे हर फॉर्जराइट से ऊपर खड़ा कर देती है। अन्य फॉर्जराइट्स गियर टूटने से डरते हैं, पर मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझे बोनस आंकड़े और शिलालेख भी मिलते हैं। मुझे गंभीर देख एलेना बोली, अपनी काबिलियत दिखाओ तो देश तुम्हें कई कॉम्बैट क्लासेस देगा और वे तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। यह सुनकर मैं एकदम ठिठक जाता हूँ। वह सही कह रही है। 100% सफलता दर के साथ मैं खुद क्यों लड़ूं? मैं दिव्य स्तरीय गियर की एक सेना बना सकता हूँ और उन्हें अपनी ताकत बना सकता हूँ। एलेना, मेरी संवर्धन और फोर्जिंग सच में हर बार सफल होती है, और वे विशेष शिलालेख और बोनस आंकड़े भी जोड़ती हैं। एलेना बस थकी हुई मुस्कान देती है। उसे लगता है कि हार ने मुझे बड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया है। अगर तुम्हारे पास सच में ऐसी शक्ति होती तो पूरा देश तुम्हारे लिए लड़ता। सोलारा की हर युद्ध कक्षा तुम्हारे अधीन होती। शायद हम वो जमीन भी वापस ले लेते जो राक्षसों ने हमसे छीन ली थी। उसकी बातों ने मेरे भीतर कुछ जगा दिया। क्या तुम्हारे पास कोई गियर है? मैं अभी साबित कर सकता हूँ। तुम जानती हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे इतना आश्वस्त देखकर एलेना जरा भी नहीं हिचकती। वह मुझे एक गियर थमाती है। अगर इससे उसके सबसे अच्छे छात्र का आत्मविश्वास लौटे तो वह उसे खोने को तैयार है। मैं गियर लेकर आंकड़े देखता हूँ। अब मुझे समझ आया कि वह इतनी हिचकिचा क्यों रही थी। पैरालिसिस रिंग, सिल्वर ग्रेड, आवश्यक स्तर 10, एनहांसमेंट +1, अटैक +10, मैजिक +50, स्किल पैरालिसिस। हर हमले में लक्ष्य को पंगु करने का 1% मौका होता है। इस गियर के आंकड़े खास प्रभावशाली नहीं हैं, लेकिन यह पैरालिसिस इफेक्ट असली लड़ाई में कमाल कर सकता है। एलेना का मुंह पर इतना भरोसा देखकर मेरे भीतर उत्साह उमड़ने लगता है। मैं अंगूठी उठाता हूँ और चुपचाप एनहांसमेंट सक्रिय करता हूँ। एक हल्की चमक झलकती है और अंगूठी मेरी फोर्ज रियलम में चली जाती है। हर एनहांसमेंट के लिए सामग्री चाहिए होती है, यहाँ तक कि सबसे साधारण एनहांसमेंट भी इसका अपवाद नहीं है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ बुनियादी एनहांसमेंट क्रिस्टल हैं। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद आखिरकार सिस्टम पैनल सामने आ जाता है। एनहांसमेंट सफल रहा। मैं इसे बाहर निकालकर जांचता हूँ और मैं खुद भी हैरान रह जाता हूँ। वेनम ब्लाइट रिंग, गोल्ड ग्रेड, आवश्यक स्तर 10, एनहांसमेंट +2, अटैक +100, मैजिक +500, स्किल पैरालिसिस। हर हमले में 2% चांस है कि पैरालिसिस और वेनम ब्लाइट दोनों का असर हो। वेनम ब्लाइट हर सेकंड लक्ष्य की 2% हेल्थ घटाता है। सच है, यह केवल 2% बार ही सक्रिय होता है, लेकिन जब होता है तो यह हेल्थ को तेजी से खत्म कर देता है। यह वाकई बेहद डरावना है। सिर्फ स्टैट बूस्ट ही चौंका देने वाला है। सिर्फ एक एनहांसमेंट लेवल में ही हर स्टैट 10 गुना बढ़ गया। मेरी हैरान नजरें देखकर एलेना को लगता है कि एनहांसमेंट असफल हो गया। कोई बात नहीं एडन, एनहांसमेंट में फेल होना आम बात है। ये तुम्हारी पहली कोशिश थी, गियर का बचना ही जीत है। एलेना, मैंने कर दिखाया। एलेना हाथ हिलाती है, फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि मैंने क्या कहा। क्या? यह काम कर गया। अंगूठी लेते ही वह जड़ हो गई। उसका कीमती गियर एनहांस होना रोमांचक था, लेकिन पैनल देखते ही वह दंग रह गई। क्या यह सच में मेरी पैरालिसिस रिंग है? मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर वह तुरंत हरकत में आ जाती है। अभी मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो। प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा जोर से धमाके के साथ खुलता है। एलेना, इतनी जल्दी क्या है? प्रिंसिपल ग्रे ने भौहें सिकोड़ी। मुझे एलेना के पीछे देख वे समझ गए। क्या तुम एडन की सिफारिश के लिए आई हो? एलेना सिर हिलाती है। प्रिंसिपल, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है।
क्या आप सभी डायरेक्टर्स बाहर जा सकते हैं? मुझे प्रिंसिपल से अकेले में बात करनी है। बाकी लोग हैरान नजर आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि उन्हें बाहर जाना पड़े? एलेना मुड़ती है, दरवाजा बंद करती है, ताला लगाती है और पर्दे खींच देती है। इससे प्रिंसिपल ग्रे थोड़ा चिढ़ जाते हैं। ये तो सिर्फ सिफारिश की बात है ना? इतनी गोपनीयता क्यों? प्रिंसिपल, जो मैं कहने जा रही हूँ वह बेहद जरूरी है। आपको बैरियर डिवाइस सक्रिय कर देना चाहिए। प्रिंसिपल ग्रे सिर हिलाते हैं और अनमने ढंग से अपनी अलमारी से एक ग्लोब जैसा उपकरण निकालते हैं। वह स्विच ऑन करते हैं और एक प्रकाश की लहर कमरे को ढक लेती है। एलेना सिर हिलाकर मेरी ओर मुड़ी। एडन, प्रिंसिपल को अपनी क्लास की क्षमता बताओ। प्रिंसिपल ग्रे मेरी ओर मुड़े। जैसे ही उन्होंने मेरी 100% सफलता दर के बारे में सुना, वे अपनी सीट से उछल पड़े। यह प्रतिभा किसी देवता जैसी ही है। एडन और एलेना फॉजराइट थ्योरी समझ सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ग्रे को प्रत्यक्ष अनुभव है कि फ्रंट लाइन पर गियर की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। साधारण गियर तो बड़ी मात्रा में राक्षसों से लूटा जा सकता है, लेकिन उन्नत गियर, खासकर उच्च स्तरीय एनहांसमेंट, बेहद कम उपलब्ध है। और जब मैं बोनस इंस्क्रिप्शन और स्टैट्स का जिक्र करता हूँ तो प्रिंसिपल ग्रे सचमुच हैरान रह जाते हैं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? मैं सिर हिलाता हूँ। मैं अभी दिखा सकता हूँ। तुरंत ही उनके हाथ में अग्नि ऊर्जा से चमकती एक छड़ी दिखती है। एक नजर में ही मुझे समझ आ गया कि यह एक कीमती हथियार है। फिर भी प्रिंसिपल ग्रे इसे मुझे सौंप देते हैं। क्या तुम गियर एनहांस कर सकते हो? कम लेवल वाले फोर्जराइट्स अक्सर ऐसा नहीं कर पाते, वरना मेरे पास और भी हैं। मैं सिर हिलाकर मना करता हूँ। मुझे कोशिश करने दो। सच तो यह है कि मुझे अपनी सीमाएं नहीं पता। स्किल डिस्क्रिप्शन में कुछ खास नहीं है। छड़ी लेकर पैनल जांचता हूँ। ब्लेजिंग सेप्टर, प्लेटिनम ग्रेड, आवश्यक स्तर 25, एनहांसमेंट +6, कौशल, एम्बर सीड। अग्नि हमले 16 अतिरिक्त डैमेज देते हैं। मुझे रुका देख प्रिंसिपल ग्रे बोले, एनहांस क्यों नहीं कर रहे? मेरे पास क्रिस्टल या सामग्री नहीं है। फोर्जराइट बनने पर जो ली थी वो सब एलेना के गियर पर लगा दी। ये सुन प्रिंसिपल ने अपनी थैली से कई उच्च स्तरीय क्रिस्टल निकाल लिए। क्या ये काफी है? मैं इन्हें सालों से बचा रहा हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ, सामग्री लेता हूँ, छड़ी को पकड़ता हूँ और चुपचाप एनहांसमेंट सक्रिय करता हूँ। तुरंत ही सब कुछ मेरी फोर्ज रियलम में चला जाता है। करीब 10 मिनट बीत जाते हैं और एनहांसमेंट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। प्रिंसिपल ग्रे बेचैन हो जाते हैं। यह उनका सबसे कीमती गियर है। वह दुआ कर रहे हैं कि मैं इसे खराब न कर दूं। कैसा चल रहा है? वह घबराहट में पूछते हैं। मैं सिर हिलाता हूँ। इसे थोड़ा और समय चाहिए। और 10 मिनट बीत जाते हैं। 1 घंटी बजती है और पैनल पर लिखा आता है, एनहांसमेंट सफल रहा। मैं देख भी नहीं पाता कि प्रिंसिपल ग्रे उसे झट से छीन लेते हैं। एक नजर डालते ही वह पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं। ओरेकल सेप्टर, डायमंड ग्रेड, आवश्यक स्तर 25, एनहांसमेंट +7, मैजिक +2600, स्किल हेलफायर सीड, सभी फायर टाइप अटैक और स्किल्स 26 अतिरिक्त डैमेज देते हैं। सामान्य मैजिक डिफेंस को अनदेखा करते हैं। प्रिंसिपल ग्रे के हाथ कांप रहे हैं। क्या ये वही स्टाफ है? एनहांसमेंट के नतीजे उनकी कल्पना से कहीं आगे हैं और जो सामग्री उन्होंने दी थी वह तो कहीं से भी पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने पहले भी अन्य फोर्जराइट्स से सलाह ली थी। बताई गई सामग्री मौजूदा से 5 गुना थी। सिर्फ सोने की कीमत करीब 10 लाख होती। फिर भी एडन ने यह कर दिखाया। बढ़े हुए आंकड़े और इंस्क्रिप्शन और भी अद्भुत हैं। सामान्य मैजिक डिफेंस को अनदेखा करना। वह कांपते हाथों से फोन उठाते हैं, कई बार डायल करते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि बैरियर डिवाइस अभी भी चालू है। इसे बंद करने के बाद वह प्रशासनिक कार्यालय में कॉल करते हैं। सभी को तुरंत सूचित करें। सभी फैकल्टी मेरे कार्यालय में आएं। सुरक्षा को सतर्क करें। स्कूल अभी लॉकडाउन में जा रहा है। सभी छात्र अपनी कक्षाओं में लौटें। सभी स्टाफ अपनी अपनी जगह पर रहें। एक पल में ही पूरा स्कूल हरकत में आ जाता है। गेट जोर से बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि जादुई बैरियर भी सक्रिय हो जाता है। कई कॉल्स गंभीर चेहरे के साथ करने के बाद प्रिंसिपल ग्रे वापस मुड़ते हैं और मुस्कुरा उठते हैं। एडन, मेरे पास यहाँ एक और उपकरण है। क्या तुम मुझे फिर से दिखाना चाहोगे? इस बार मैं रिकॉर्ड करूंगा और शिक्षा मंत्रालय को भेजूंगा। मैं कंधे उचकाकर सिर हिलाता हूँ। लगता है मैंने जो रास्ता चुना है वही सही है। मेरे शिक्षक और प्रिंसिपल दोनों ही इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आधे घंटे बाद क्लियर वाटर प्रांत के शिक्षा मंत्री को यह खबर मिलती है और वे तुरंत आदेश जारी करते हैं। हर निदेशक, स्तर अधिकारी और उससे ऊपर के सभी लोगों को मेरी ऑफिस में आपातकालीन बैठक के लिए बुलाओ। जो नहीं आएगा वह आगे से मेरी ऑफिस में आना बंद कर सकता है। जल्द ही मंत्रालय अपना खुद का बैरियर डिवाइस सक्रिय कर देता है। मंत्री वॉरेन बोलते हैं, सबसे पहले आप सभी इस समझौते पर हस्ताक्षर करें। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। दस्तावेज देखकर वे दंग रह जाते हैं। आर्केनम शपथ की जरूरत क्यों है? आर्केनम शपथ, इसे तोड़ने वाले को दैवीय दंड मिलता है। छोटे उल्लंघन पर वहीं तुरंत मौत दी जाती है। शर्त बस एक है, यहाँ की चर्चा इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। कोई भी हिचकिचाता नहीं है। सभी हस्ताक्षर कर देते हैं। आधे घंटे बाद वे सभी एडन के लाइव एनहांसमेंट डेमोन्स्ट्रेशन की रिकॉर्डिंग देखते हैं। इसके बाद वॉरेन 2 कंगन निकालते हैं। ये बाजार में मिलने वाले सबसे आम आर्केन कंगन है। एक बिना एनहांसमेंट के है, दूसरा एनहांस किया गया है। खुद देख लीजिए। आर्केन कंगन, आयरन ग्रेड, आवश्यक स्तर 1, मैजिक +10। ब्लाइंड कर्स कंगन, ब्रॉन्ज ग्रेड, आवश्यक स्तर 1, मैजिक +50। कौशल, ब्लाइंडिंग। सभी हमलों में दुश्मन को अंधा करने की 1% संभावना होती है।
स्तर 1 पर ही 50 मैजिक, स्तर 10 के गियर के बराबर है। ऊपर से 1% ब्लाइंडिंग की संभावना भी है। दोनों कंगनों को देखने के बाद हर कोई अवाक रह जाता है। केवल एडन के एनहांस किए गए गियर को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद ही वे समझ पाते हैं कि यह प्रतिभा कितनी डरावनी है। क्या यह वही है जिसे उस बच्चे एडन ने एनहांस किया था? एक वरिष्ठ अधिकारी बोला। बिल्कुल सही। प्रिंसिपल ग्रे बोले कि एडन ने 3 गियर एनहांस किए हैं और सबको जबरदस्त अपग्रेड मिला है, यानी पर्याप्त सामग्री मिले तो वह पूरी सेना लैस कर सकता है। अभी वह सिर्फ लेवल 1 फोर्जराइट है। सोचिए स्तर पर रहने पर क्या होगा। आप सब उसकी कीमत समझते हैं। मंत्री वॉरेन, क्या उसे मिलिट्री कमांड भेजें? वॉरेन सिर हिलाकर बोले, हम उसकी सीमाएं नहीं जानते। उसे यूनिवर्सिटी भेजें जहां वह उच्च स्तरीय योद्धाओं को गियर दे सके। बाकी लोग वॉरेन की दलील से सहमत होते हैं। यह युवा प्रतिभा मानवता की उम्मीद है जो राक्षसों को हराएगी। मैं अर्कैनम अकादमी को एडन की भर्ती के लिए व्यवस्था करूंगा। एक उपमंत्री हिचकिचाते हैं। अर्कैनम अकादमी शिल्पकारों को नहीं लेती और वहां का बूढ़ा भी सख्त है। नियम बदलते रहते हैं। मैं मंत्रालय को रिपोर्ट करूंगा। अगर उन्हें प्रतिभा नहीं चाहिए तो दूसरों को चाहिए। बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। उनकी नजरों में एडन नाम का यह छात्र शायद सोलारा के भविष्य की पूरी दिशा बदल सकता है। कुछ घंटे बाद अर्कैनम अकादमी के अध्यक्ष कार्यालय में एक कॉल आती है। अध्यक्ष ओबेरॉन फोन रख देते हैं और तीखी नजरों से खिड़की के बाहर देखते हैं। दिलचस्प, कोई भी जानकारी उजागर नहीं की जानी है। उन्होंने तो वह अर्कैनम शपथ भी सक्रिय कर दी है जिसे मैंने बनाया था, और वे उसके लिए सोलर स्टोन, जो एक रणनीतिक संसाधन है, को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये व्यक्ति कोई साधारण प्रतिभा नहीं है। अच्छा, तो अब देखता हूँ कि तुम वाकई कितने महत्वपूर्ण हो। इस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मेरी क्षमता का एक साधारण प्रदर्शन पहले ही राष्ट्रीय नेतृत्व के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी प्रिंसिपल ग्रे को सब कुछ नहीं बताया जाता। उन्हें बस इतना पता है कि एडन को स्टार हेवन स्थित अर्कैनम अकादमी में स्वीकार कर लिया गया है। वह यह खबर एलेना को देते हैं। एडन को कल स्कूल आने की जरूरत नहीं है। उसे लेने आया जाएगा और स्टार हेवन ले जाया जाएगा। अगले दिन स्कूल अपने टॉप रैंक्ड कॉम्बैट क्लास फाइटर की घोषणा करता है। वह मार्कस है, वही जिसने मुझे हराया था। कक्षा में मार्कस कई विश्वविद्यालयों के ब्रोशर ध्यान से देख रहा है। नंबर 1 छात्र होने के नाते उसे चुनने का अधिकार मिलता है, लेकिन इनमें से कोई भी उसे प्रभावित नहीं करता। उसके मन में केवल देश के शीर्ष संस्थान ही योग्य विकल्प हैं और अर्कैनम अकादमी उनमें से एक है। मार्कस मुस्कुराता है। एडन, अब पुरानी बात हो गया है। शायद मुझे असली प्रतिस्पर्धा केवल किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में ही मिलेगी। फिर मार्कस मेरी सीट की ओर देखता है। वह देखता है कि मैं वहां नहीं हूँ। एडन कहाँ है? बाकी सब गपशप करने लगे। शायद चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है। जीनियस होकर भी सिर्फ क्राफ्टिंग क्लास आने में शर्म आती होगी। तभी एलेना ने खटखटाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। कक्षा की बैठक शुरू होने वाली है। वह मुस्कुरा रही है। इस साल उसकी क्लास में टॉपर मार्कस और कई अन्य प्रतिभाशाली छात्र हैं। स्कूल की भर्ती संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने एडन जैसे छात्र को तैयार किया है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्रालय भी हिल गया था। एलेना मंच पर कदम रखती है। सुनो, स्कूल की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। सिफारिशी सीटें आवंटित हैं। अपनी पसंद चुनें। प्रवेश परीक्षा वाले ध्यान दें, कुछ को स्कूल के परिचय पत्र चाहिए। आप मेरे जरिए नामांकन करें। पर पहले एक बड़ी खबर, हमारे स्कूल को अर्कैनम अकादमी से एक सिफारिशी सीट मिली है। इस साल एक छात्र को प्रवेश मिलेगा। पूरी कक्षा में शोर मच गया। अर्कैनम अकादमी, जो पूरे सोलारा में शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों में से एक है, क्या एक छोटे शहर के हाई स्कूल को सच में अनुशंसा स्थान मिल गया? कमरे में मौजूद हर एक की नजरें मार्कस पर टिक जाती हैं। बधाई हो मार्कस, जब तुम बड़ा नाम बन जाओ तो हमें मत भूलना। मार्कस उत्साहित होकर खड़ा हो जाता है। वह सोचता था अर्कैनम अकादमी की प्रवेश परीक्षा कैसे निकालेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल से सिफारिश मिलेगी। क्या उसकी प्रतिभा ने अकादमी का ध्यान खींचा? धन्यवाद एलेना, मार्कस ने आभार जताया। मुझे धन्यवाद किस बात का? एलेना उलझन में दिखती है। मार्कस ने पलकें झपकाईं। क्या मुझे अनुशंसा नहीं मिली? शुक्रिया तो बनता है। एलेना आगे बोली। आइए एडन को बधाई दें, भले ही वह यहाँ नहीं है। पूरी कक्षा शांत हो गई। एलेना, क्या तुम वाकई एडन की बात कर रही हो? बिल्कुल, एडन को कल ही अनुशंसा दी गई थी। मैं चाहती हूँ कि आप सब उसे अपनी कसौटी माने, एलेना कहती है। लेकिन क्या एडन क्राफ्टिंग क्लास में नहीं है? कोई अब भी हैरान होकर पूछता है। एलेना सिर हिलाया। एडन क्राफ्टिंग क्लास में है, पर सही इस्तेमाल हो तो ये किसी कॉम्बैट क्लास जैसी ही है। ये सेटिंग है, मार्कस चिल्लाया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर एडन को अनुशंसा कैसे मिल सकती है? मैं पूरे स्कूल में नंबर 1 हूँ और मुझे पात्र नहीं माना गया। उसे? क्यों उसे? मैं स्कूल से जवाब चाहता हूँ। मार्कस गुस्से से कांप रहा है। एलेना भौहें सिकोड़ लेती है। यह प्रांतीय शिक्षा मंत्रालय का निर्देश है। अगर तुम्हें शक है तो उनसे बात करो। यह सुनकर कि यह सीधे प्रांतीय मंत्रालय से आया है, मार्कस वहीं जड़ हो जाता है। मार्कस दोनों मुट्ठियां भींच लेता है। एडन, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। घर लौटकर मार्कस पागलों की तरह ट्रेनिंग करता है। वह अपनी सारी नाराजगी जादुई ट्रेनिंग डमी पर निकाल देता है। अचानक ट्रेनिंग रूम का दरवाजा जोर से खुलता है। मार्कस हैरान होकर पलटता है। डैड, आप घर पर हैं?
वो उसके पिता विक्टर हैं। शहर के शिक्षा ब्यूरो के निदेशक होने के नाते विक्टर शायद ही कभी घर पर होते हैं, और जब आते भी हैं तो अक्सर नशे में होते हैं और सीधे सोने चले जाते हैं। लेकिन आज विक्टर पूरी तरह मुस्कुरा रहे हैं, अचानक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बेटा, इन पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे एग्जाम कैसे गए? मार्कस अविश्वास से उन्हें घूरता है। उसका खुद का बेटा परीक्षा दे रहा था और शिक्षा ब्यूरो का निदेशक को पता तक नहीं था। मार्कस सपाट स्वर में जवाब देता है, बस किसी तरह पूरे स्कूल में पहला स्थान पा लिया। विक्टर हैरान है। उसने कभी बेटे पर ध्यान नहीं दिया, पर जानता था कि मार्कस ने दुर्लभ वर्ग जागृत किया है। उसे लगा था कि उसका बेटा बुरा नहीं करेगा। शिक्षा ब्यूरो में होने से वह किसी भी स्कूल में सेटिंग कर सकता था, और उसका बेटा अव्वल आया था। वह उसे टॉप यूनिवर्सिटी दिला सकता है। मेरा बेटा नंबर 1 है। सुना है तुम्हारे स्कूल में कोई बड़ा जीनियस आया है जिसे शहर की सबसे बड़ी प्रतिभा कह रहे हैं। विक्टर उलझन में लगता है। मार्कस और भी ज्यादा उलझन में है। वह तो पहले ही नंबर 1 है। उससे अधिक प्रतिभाशाली कौन होगा? विक्टर ने पूछा। क्या तुम एडन को जानते हो? एडन का नाम सुनते ही मार्कस चिढ़ गया। क्या वही वो विलक्षण प्रतिभा है? विक्टर ने सिर हिलाया। मंत्रालय ने उसे सीधे आर्केनम अकादमी के लिए चुना है। बेटा, ये मौका मत छोड़ो, उससे अच्छे संबंध बना लो, वह काम आएगा। मार्कस उपहास पूर्वक हंसता है। वो तो बस एक क्राफ्टिंग क्लास है, एक फोर्ज राइट, वो भी। क्या आपने कभी सुना है कि कोई विलक्षण प्रतिभा क्राफ्टिंग क्लास में जागृत हो? एक फोर्ज राइट? सच में? विक्टर हैरान है। वो शायद किसी की सिफारिश से अंदर गया होगा। मैं तो अपनी काबिलियत से आर्केनम अकादमी में जाऊंगा। मार्कस अब भी मानने को तैयार नहीं कि एडन में कुछ खास है। उसके लिए फोर्जराइट तो बस फोर्जराइट ही है। ये कभी भी एक कॉम्बैट क्लास से तुलना नहीं कर सकता। लेकिन एक ब्यूरो अधिकारी होने के नाते विक्टर बेहतर जानता है, जागृत व्यक्तियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया बेहद सख्त होती है। अगर एडन प्रांतीय मंत्रालय की नजर में है तो वह मामूली नहीं है। विक्टर ने चेताया, बेटा, एडन से पंगा मत लेना, उससे अच्छे संबंध बना लो, भविष्य में काम आएगा। मार्कस बेमन से मान गया, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। एडन, मैं तुम्हारी असलियत दिखाऊंगा। अगले दिन मुझे कल रिवरडेल डंगोनन पहुंचने का संदेश मिला। मैं डंगोनन के गेट पर लोगों को आते जाते देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्या प्रिंसिपल ग्रे ने मुझे यहाँ डंगोनन रन के लिए बुलाया है, पर हैरानी की बात यह है कि वहाँ प्रिंसिपल ग्रे नहीं बल्कि एलेना आती है। एलेना उत्साह से चमक रही है और डंगोनन के गेट को ललक से देख रही है। टीचर बनने के बाद से उसने डंगोनन में कदम नहीं रखा। एलेना मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारी लेवल ग्राइंडिंग में मदद करने आई हूँ। स्कूल में सख्त और प्रोफेशनल दिखने वाली एलेना असल में काफी आकर्षक है, लेकिन अभी वह कुछ अलग लग रही है। वह साधारण कपड़ों की जगह कॉम्बैट गियर पहनी है। एलेना, तुम इतनी अमीर हो? ये सेट बहुत महंगा होगा, मैंने हैरानी से कहा। शुक्रिया, ये ऊपर से आया था। एलेना मुझे देख भावुक होकर आह भरती है। जिस दिन शैडो ब्यूरो उसके पास आया था, जैसे ही उन्होंने पैरालिसिस रिंग का असर देखा, उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए थे। उन्होंने कहा कि उसे अतिरिक्त गियर का मुआवजा मिलेगा। फिर उन्होंने एडन से उसके रिश्ते का पूछा। वे उसकी लेवल बढ़ाने में मदद करना चाहते थे, जिससे उसे यह गोल्ड ग्रेड सेट मिला। यह सही है, मैं कहता हूँ। मैं जानता था कि कोई मेरी लेवल बढ़ाने के लिए आएगा। अगर कोई अजनबी होता तो यह काम बेहद उबाऊ और थकाऊ होता। शुक्र है कि यह एलेना है। कम से कम रास्ते में हमारे पास बात करने के लिए कुछ तो होगा। 5 घंटे बाद एलेना अपनी क्रिसेंट सेबर को एक आयरन स्पाइन वुल्फ से निकालती है। उस प्राणी के शरीर से एक चमकदार रोशनी उठती है। हम दोनों पर अनुभव के संकेत चमक उठते हैं। यह एक लेवल 10 वुल्फ पैक डंगोनन है। भेड़िए समन्वित समूहों में हमला करते हैं और एलेना की गोल्ड ग्रेड क्रिसेंट सेबर की ब्लेड में पहले ही एक दरार आ गई है। क्या गोल्ड ग्रेड गियर भी इतनी जल्दी घिस जाता है? एलेना आह भरती है। गियर वाकई खर्चीला है, तभी मोर्चे पर हमेशा कमी रहती है। फिर भी ब्लेड टूटने से पहले लेवल 10 डंगोनन साफ करना बड़ी बात है। एलेना, तुम स्कूल में इतनी शांत रहती हो, मुझे लगा तुम मैज या हीलर हो, योद्धा नहीं। एलेना मुस्कुराकर तलवार साफ करती है, एक महान योद्धा जैसी। रेयर क्लास ब्लेडेड डांसर ये डैमेज और रिएक्शन टाइम बढ़ाता है, पर इसके लिए अच्छे गियर और ट्रेनिंग चाहिए। परिवार ने कहा LDDHकियों का युद्ध में काम नहीं, इसलिए लेवल 15 पर मैंने रुकना चुना। मुझे नहीं पता था एलेना की क्लास रेयर है। मैं अपना लेवल देखता हूँ। 5 घंटे की मेहनत के बाद मैं सिर्फ लेवल 3 पर हूँ। लेवल बढ़ाना मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। एलेना बोल पड़ती है, आज के लिए इतना ही। ऊपर वालों के निर्देशानुसार तुम्हें आर्केनम अकादमी से पहले लेवल 10 तक पहुंचना है ताकि तुम सुरक्षित रहो। 7 दिन बाद डंगोनन में मैं अपना लेवल और स्टैट पैनल चेक करता हूँ। मैं लेवल 9 तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन पैनल पर सिर्फ स्टैट में बदलाव दिख रहे हैं। लगता है असली बदलाव लेवल 10 पर ही होता है। बस अब लगभग पहुंच ही गया हूँ। मुझे एक उत्साह की लहर महसूस होती है। कल देखूंगा लेवल 10 पर क्या स्किल्स खुलती हैं। डंगोनन लॉबी से बाहर निकलते ही हमें एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। एडन, एलेना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मार्कस चौंक कर बोलता है। एलेना मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। मैं एडन को लेवल अप कर रही हूँ। आर्केनम अकादमी की सिफारिश से उसे एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है। मार्कस चिढ़ गया। शिक्षकों द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत रूप से लेवल अप कराना शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। एलेना खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रही है। उसे और भी ज्यादा चुभता है कि एलेना उसकी मदद क्यों नहीं कर रही। पूरे स्कूल में वही तो पहले स्थान पर आया था। एलेना आगे कोई सफाई नहीं देती। गोपनीयता समझौते से बंधी होने के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। ठीक है मार्कस, अलविदा।
एडन, हो सकता है तुम कल लेवल 10 पर पहुंच जाओ। ये सुनकर कि मैं लेवल 10 पर पहुंचने वाला हूं, मार्कस हैरान रह जाता है। उसने अपने बगल में खड़े लेवल 15 योद्धा को पावर लेवलिंग के लिए 1 लाख खर्च किए थे। पूरे 1 हफ्ते बाद भी वह सिर्फ लेवल 4 पर है। एडन को एलेना पर्सनल एस्कॉर्ट कैसे मिली और वो इतनी जल्दी लेवल कैसे बढ़ा रहा है, ये सब जायज कैसे है? मार्कस मुट्ठियां भींचकर मुझे घूरता है। मैं सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, हम कभी करीब नहीं रहे। मेरी बेरुखी उसे और गुस्सा दिलाती है। उसने मुझे पहले ही अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी मान लिया है और मैं उसे ठीक से देखता भी नहीं हूँ। हमारे जाते ही मार्कस फोन निकालकर कॉल करता है। मुझे टीचर एलेना की शिकायत करनी है, जिन्होंने छात्र एडन का लेवल बढ़ाने में मदद की। शिकायत के बाद मार्कस मुझे घूरने लगा। जांच में पुष्टि हुई तो एडन की अर्कैनम अकादमी सिफारिश रद्द होगी और वह उसकी जगह ले लेगा। मार्कस के चेहरे पर ईर्ष्या भरी मुस्कान फैलती है, लेकिन फोन पर जवाब पाते ही वह गायब हो जाती है। आपकी बताई स्थिति सही है। हालांकि यह लेवलिंग शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिकृत थी और नियमानुसार है। रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। कृपया हमें रेट करें। मार्कस लगभग अपना फोन तोड़ ही देता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सीधे अधिकृत। धिक्कार है तुम्हें एडन। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मार्कस ने अभी क्या किया। जब मैं घर पहुंचता हूं तो रसोई में एक प्यारी सी आकृति इधर उधर घूमती नजर आती है। ये मेरी बहन लिली है। कुल मिलाकर मेरा परिवार काफी अच्छा है। मम्मी पापा बाहर काम करते हैं और घर कम ही आते हैं। लिली मेरी उम्र के करीब है और बगल के स्कूल में हॉस्टल में रहती है। अचानक मुझे एहसास होता है कि लिली भी जागृत हो चुकी है। लिली, तुम्हें कौन सी क्लास मिली? वह मुस्कुराते हुए पलटती है। उसने बताया, मुझे दुर्लभ आर्म्स मास्टर क्लास मिली है। मैं दंग हूँ। क्या उसकी उम्र में ये मुमकिन है? मुझे उसकी इस कामयाबी पर खुश होना चाहिए, लेकिन जब मुझे डंगोनन में मिले राक्षस याद आते हैं तो मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। अगर मेरी दिव्य फोर्जिंग न होती तो शायद मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाता। कम से कम मेरी प्रतिभा ने देश का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे उनका पूरा समर्थन मिलेगा। तो मेरी क्लास के अनुसार मेरे सभी हथियार अतिरिक्त नुकसान पहुंचाते हैं और अधिक हथियारों से मैं और ताकतवर बनूंगी। मैं एक साथ कई हथियार नियंत्रित कर सकती हूँ। शायद मैं लीजेंडरी आर्केनम अकादमी जा सकूं। लिली की आंखों में उम्मीद है। उसकी बातें सुनकर मुझे कुछ समझ आता है। आर्म्स मास्टर, जितने ज्यादा हथियार उतनी ही ताकत। मैं उसे मैदान से दूर न रख सकूं, पर दर्जनों माइथिक हथियार उसे खुद को बचाने की शक्ति देंगे। पता है तुम्हारे भाई ने क्या जागृत किया है? मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ। इसी बीच प्रांतीय मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में वॉरेन गंभीर चेहरे के साथ बैरियर डिवाइस को सक्रिय करता है। आज के एजेंडा में फिर से एडन है। ऊपरी अधिकारी मानते हैं कि उसकी सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है। मजबूत करना? हम पहले ही अधिकतम सुरक्षा पर हैं। कोई आपत्ति करता है। इस समय एडन की गुप्त रूप से सुरक्षा में दर्जन भर से ज्यादा लेवल 30+ कॉम्बैट क्लास ऑपरेटिव्स तैनात हैं। रिवरडेल में ऐसे लोगों की संख्या जो उसे खतरा पहुंचा सकते हैं उंगलियों पर गिनी जा सकती है। जैसे ही वह स्टार हेवन पहुंचेगा, वे उसे लेवल 60+ गार्ड्स सौंपने की योजना बना रहे हैं। अगर उन्हें उसे डरा देने की चिंता न होती तो वे पहले ही 24 घंटे उसके साथ होते। वॉरेन सिर हिलाता है। इसे देखो, वह कहता है। वह कई दस्तावेज बांटता है। दस्तावेज में लिखा है, स्टॉर्मवेल प्रांत में लेवल 30 से लेवल 60 वुडू डंगोनन को पहली बार क्लियर कर लिया गया है। पहली बार क्लियर करने का इनाम सोलारा की सेना को दिया गया है। क्या यह डंगोनन पहले अनक्लियर नहीं था? मुझे याद है कि वहां क्षेत्रीय विवाद था। जिस भी पक्ष ने इसे क्लियर किया उसे उस क्षेत्र पर संप्रभुता मिलती है और डंगोनन ऐसे विशेष एंटीडोट्स बनाता है जो कई जहरों को निष्क्रिय कर सकते हैं। सोलारा द्वारा उस डंगोनन पर मालिकाना हक जताना एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है, लेकिन इसका एडन से क्या लेना देना है? वॉरेन जानबूझकर मुस्कुराता है। एडन ने पहले 3 गियर को एनहांस किया था। इनमें से 2 क्लासिफाइड है, इसलिए मैं उनकी जानकारी नहीं दूंगा। लेकिन वह पैरालिसिस रिंग, जिसमें वेनम ब्लाइट इफेक्ट है, वह प्रतिशत के हिसाब से हेल्थ ड्रेन करती है। जिस ऑपरेटिव ने इसका इस्तेमाल किया उसकी एक खास क्लास है जिसकी अटैक स्पीड 100 स्ट्राइक प्रति सेकंड है। उसने रिंग की क्षमता को उसकी पूरी सीमा तक धकेला और केवल संभावना के बल पर बॉस को हरा दिया। सैन्य कमान ने जवाब दिया है, वे चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर एडन की सुरक्षा करें, इसीलिए सुरक्षा स्तर फिर से बढ़ाया जा रहा है। सेना एडन की एनहांसमेंट लिमिट टेस्ट करना चाहती है। उन्होंने उसे खास गियर दिए हैं जिन्हें वह एनहांस करे। वॉरेन गियर मेज पर रखता है जिनमें गोल्ड से लीजेंडरी ग्रेड के गियर हैं। इनमें से एक खास चीज एक लीजेंडरी ग्रेड की आर्मर सूट है। यहाँ तक कि मंत्रालय के अधिकारी भी अपनी सीटों से उठ खड़े होते हैं और लीजेंडरी गियर को बेताबी से निहारते हैं। आखिरकार मिथिक को छोड़कर लीजेंडरी ही सबसे ऊंचा ग्रेड है। कोई नहीं जानता कि मिथिक ग्रेड का गियर अस्तित्व में कैसे आता है। यहाँ तक कि उनके स्तर की अथॉरिटी पर भी उनमें से किसी ने भी कभी ऐसा गियर नहीं देखा। ऐसा लगता है कि देश के पास भी ऐसा कोई गियर नहीं है। लीजेंडरी गियर मूल रूप से सबसे ऊंचा ग्रेड है जिसे देश बना सकता है। क्या हम उसे लीजेंडरी गियर टेस्ट को दे रहे हैं? अगर उसने नष्ट किया तो? कोई पूछता है। बस एक टुकड़ा ही तो है, टूट गया तो कोई बात नहीं। एडन की सुधारी वेनम ब्लाइट रिंग ने हमें पहला डंगोनन क्लियर दिलाया है। कमरा उत्साह से गूंज उठता है। सिर्फ एक गियर के टुकड़े ने डंगोनन की पहली क्लियरिंग दिलाई और उन्हें लीजेंडरी इक्विपमेंट दिलाया। ये बात सबके मन में बैठ जाती है और सब चुप हो जाते हैं। मटेरियल्स के लिए मुझे पता चला है कि एडन ने उन गियर्स को सिर्फ बेसिक क्रिस्टल्स और मटेरियल्स से एनहांस किया था, इसलिए हमने एनहांसमेंट मटेरियल्स का पूरा सेट तैयार किया है ताकि वह अपनी पसंद चुन सके। बाकी सामान उसी का होगा। घर पर लिली मेरी जागृत क्लास जानने को बेताब है।
उसे पता है कि मैं पहले टॉप स्टूडेंट था। निश्चित ही मेरी क्लास बहुत खराब नहीं हो सकती। फॉर्ज राइट, मैं कैजुअली कहता हूँ। लिली एकदम ठिठक जाती है। फॉर्ज राइट कैसे? मुझे इतनी बेफिक्री से मुस्कुराते देख वह एक लंबी सांस लेती है। उसने एक दुर्लभ कॉम्बैट क्लास पाई है ताकि वह अपने भाई को बचा सके। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई बाहर तुम्हारे साथ उलझेगा तो मैं उसे देख लूंगी। ये तो पूरी तरह उल्टा हो गया। तुम्हारे बड़े भाई को सुरक्षा चाहिए। मैं नाटक छोड़कर उसे अपनी क्षमता के बारे में बता देता हूँ। क्या वो सच में ताकतवर है? लिली ने पूछा। क्यों नहीं, मेरी क्षमता देखते ही देश ने मुझे सर्वोच्च सुरक्षा दी। वे सोलारा के लिए इसका महत्व जानते हैं। लेकिन लिली बस ये जानना चाहती है, इसका फायदा क्या है? क्या तुम इससे लड़ सकते हो? मैं खांस दिया। मेरी दुखती रग छेड़ दी। मेरी फोर्जिंग कमाल है, पर इससे लड़ाई नहीं होती। लिली ने मेरा सिर थपथपाया। देखा, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें लेवल 10 तक पहुंचा दूंगी। तुम कुछ ज्यादा ही निडर हो रही हो। मैंने उसे उठा लिया। माना लिली कॉम्बैट क्लास है, पर वो अभी लेवल 1 पर है। मैं लेवल 9 पर हूँ, तो मेरे स्टैट्स बेहतर हैं। उसे उसकी जगह दिखाकर मैं चैन की सांस लेता हूँ। मेरी शक्ति प्रबल है, पर लड़ न पाना खटकता है। शायद लेवल 10 पर पहुंचकर लड़ने का तरीका मिल जाए, वरना मैं अपना पूरा गियर सेट ही एनहांस कर लूंगा। जब तक गियर के स्टैट्स और इफेक्ट्स काफी मजबूत हैं, एक क्राफ्टिंग क्लास भी कॉम्बैट क्लास के मुकाबले की दूरी पाट सकता है। अगले दिन मैं हमेशा की तरह ट्रेनिंग के लिए डंगोनन जाता हूँ। जब मैं डंगोनन से बाहर निकलता हूँ तो अपना लेवल चेक करता हूँ। मैं लेवल 10 तक पहुंच गया हूँ। इंस्क्रिप्शंस में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। मेरे लेवल के पास बस एक एसेंशन टैग जुड़ गया है। इसका मतलब है कि मुझे एसेंड होकर एक उच्च श्रेणी का फोर्ज राइट बनना होगा। सबसे रोमांचक बात यह है कि फोर्ज राइट्स को फोर्ज ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं। हर 10 लेवल पर एसेंशन के समय एक फोर्ज राइट को गियर या हथियार बनाने के लिए ब्लूप्रिंट्स का एक सेट मिलता है। ब्लूप्रिंट की ग्रेडिंग पूरी तरह से रैंडम होती है। ये आयरन भी हो सकता है या फिर सोवरेन भी। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा पहला ब्लूप्रिंट कौन सा होगा। एलेना मुझे संतुष्ट होकर देखती है। 10 दिन में लेवल 10। एलीट उत्तराधिकारी भी इसी गति से बनाते हैं। चलो प्रिंसिपल से मिलें। अब लेवल 10 पर पहुंचने पर तुम्हें अर्कैनम अकादमी जाना होगा और एसेंशन मटेरियल्स भी जुटाने होंगे। देखते हैं। प्रिंसिपल ने वे तैयार रखे हैं। मैं सिर हिलाता हूँ। एसेंशन के लिए सिर्फ लेवल 10 तक पहुंचना ही नहीं, बल्कि संबंधित एसेंशन ज्ञान का अध्ययन करना भी जरूरी है। प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल ग्रे पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। पहले ही लेवल 10, तुम्हारी एसेंशन के लिए जो कुछ भी चाहिए सब तैयार है। वह अपनी स्पेशल रिंग को छूते हैं और टेबल पर सामग्रियों और गियर का ढेर प्रकट हो जाता है। मैं हैरान हूँ। पिछली बार प्रिंसिपल ग्रे ने बेल्ट पाउच चुना था, पर अब उनके पास रिंग है। रिंग पाउच से ज्यादा आकर्षक और सुविधाजनक है, और स्पेशल स्टोरेज के साथ एक स्पेशल रिंग की कीमत स्पेशल पाउच से दर्जनों गुना ज्यादा होती है। ज्यादातर लोग इसे खरीद नहीं सकते। प्रिंसिपल ग्रे के पास भी पहले सिर्फ पाउच था, अब वे अचानक रिंग खरीद रहे हैं। मुझे देखते ही प्रिंसिपल ग्रे गला साफ करते हैं। इस रिंग के लिए शुक्रिया एडन। अधिकारियों ने स्कूल की उपलब्धि को सराहा और ये इनाम भेजा। तुम्हें भी एक मिला है। मैं हैरान हूँ। स्पेशल रिंग्स की कीमत लाखों से शुरू है और स्टोरेज के साथ दाम बढ़ते जाते हैं। प्रिंसिपल ग्रे अपनी रिंग से एक और रिंग निकालते हैं। आपका आवंटित सामान इसमें है। सामग्री आपकी प्रगति और उपकरण निजी इस्तेमाल हेतु है। मैं रिंग को ध्यान से देखता हूँ। इसके अंदर की जगह एक बास्केटबॉल कोर्ट जितनी बड़ी है। ये रिंग कम से कम 100 मिलियन से ज्यादा की होगी। देश वाकई कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। स्टोरेज खाली है, बस एक कोने में पत्थर है जिससे कोई ऊर्जा नहीं निकल रही। उसे निकालते ही मैं दंग रह गया। पुनरुत्थान पत्थर। इसके होने से मरने पर इंसान अपने पुनरुत्थान केंद्र पर फिर जीवित हो जाता है। मिथिक स्तर से ऊपर के प्राणियों पर यह असर नहीं करता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि देश के पास इतना शक्तिशाली अवशेष भी है। निर्धारित केंद्र बिंदु पर तुरंत पुनर्जीवन। मुझे नहीं पता कि एंकर कहां सेट किया गया है, लेकिन उच्च अधिकारियों ने इसे पहले ही सक्रिय कर दिया है। इसका मतलब है कि देश ने मेरे लिए पहले ही कोई सुरक्षित स्थान चुन लिया है। अगर मैं कभी पुनर्जीवित हुआ तो वह जगह बिल्कुल सुरक्षित होगी। बिना हिचकिचाए मैं पत्थर को कसकर बांधता हूँ और अपनी रिंग में डाल देता हूँ। अब मैं उपकरणों पर ध्यान देता हूँ। जल्द आरोहण की सोच थी, पर देखूं देश ने और क्या दिया है। मैं हथौड़ा उठाता हूँ। स्पष्ट है, देश ने यह सारा उपकरण खास तौर पर मेरी फोर्ज राइट क्षमताओं के लिए तैयार किया है। फोर्ज फ्लेम हैमर, ऑब्सिडियन ग्रेड, आवश्यक स्तर 10, एनहांसमेंट प्लस 10, हेल्थ प्लस 1100, अटैक प्लस 1100, स्किल फोर्ज ब्रेक। सभी फोर्ज्ड और एनहांस्ड गियर को 11% अतिरिक्त सफलता, बोनस और एक्स्ट्रा स्टैट्स की संभावना मिलती है। फोर्जिंग और एनहांसमेंट सामग्री 11% कम लगती है। हथौड़े के हमले अधिकतम स्वास्थ्य का 11% फायर मैजिक डैमेज देते हैं। मुझ जैसा शांत व्यक्ति भी खुद को गाली देने से नहीं रोक सका। इस चीज के बेस स्टैट्स शायद कुछ खास नहीं थे, लेकिन ये 10 एनहांसमेंट लेवल्स हथौड़े को पूरी तरह बदल देते हैं। सिर्फ हेल्थ बूस्ट ही जबरदस्त है। इसके ऊपर यह अधिकतम स्वास्थ्य का 11% अटैक पावर में बदल देता है, और यह मैजिक डैमेज है। फिजिकल और मैजिकल दोनों तरह की अटैक पावर पूरी तरह से बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी कि मैंने गाली दी। हैरानी की बात इसकी बिल्ड पोटेंशियल है। पुराने गेम्स में सबसे चिड़चिड़ाने वाला ये था कि दुश्मन एक साथ टैंकी भी हो और जबरदस्त डैमेज भी दे। देश ने ये हथियार मुझे सर्वाइवल के लिए दिया है, आक्रामकता के लिए नहीं। पर अगर मैं इसके साथ हेल्थ गियर भी पहन लूं तो क्या ये और भी पागलपन नहीं होगा? वैसे भी ये गियर अभी सिर्फ ऑब्सिडियन ग्रेड का है।
किसी दिन जो गियर मैं पहनूंगा वो ऑब्सिडियन पर ही नहीं रुकेगा। अब भी सॉवरेन, लीजेंडरी और यहाँ तक कि मिथिक ग्रेड भी बाकी हैं। बेशक इतना सब मिलना शायद देश की तरफ से मुझे खास ट्रीटमेंट मिलना ही है। आवश्यक स्तर 10 पर ऑब्सिडियन ग्रेड का हथियार मिलना अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं बाकी गियर को देखता हूँ, ये एक स्तर नीचे है, लेकिन फिर भी डायमंड ग्रेड के पूरे सेट की कीमत कम से कम 1 अरब है। तो ये है वो एहसास जब देश आपके पीछे खड़ा हो। ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा लग रहा है। मैं सिर हिलाकर ज्यादा सोचना बंद करता हूँ। देश मुझ पर जो निवेश कर रहा है, मैं सोलारा के लिए उससे ज्यादा लौटाऊंगा। फिर मैं अपने लिए तैयार किए गए आरोहण मार्गों को देखता हूँ। 4 आरोहण ज्ञान की किताबें मेज पर रखी हैं। टाइटन फोर्जराइट आरोहण ज्ञान, ड्वार्फ फोर्जराइट आरोहण ज्ञान। ड्वार्फ शायद सबसे अनुभवी फोर्जराइट्स माने जाते हैं। अधिकांश फोर्जराइट्स आरोहण के लिए ड्वार्फ मार्ग ही चुनते हैं। टाइटन मार्ग अधिक विशिष्ट है, जो केवल सीमित प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। ड्वार्फ अलग है। उन्होंने हर विशेषज्ञता में हथियारों और उपकरणों की विशाल विविधता बनाई है, जिससे उनके पास आरोहण ज्ञान का एक विशाल भंडार है। ड्वार्फ किताब के परिशिष्ट में यहाँ तक लिखा है कि यह ज्ञान स्तर 99 तक को कवर करता है। दरअसल राष्ट्र के पास ड्वार्फ आरोहण ज्ञान स्तर 99 तक उपलब्ध है। स्तर 100 से पहले मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं इस मार्ग को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ। मैं अगली किताब की ओर बढ़ता हूँ। एबिसल डेमन फोर्जराइट आरोहण ज्ञान। राष्ट्र ने एबिसल डेमन बनाने का ज्ञान दिया है, लेकिन परिशिष्ट देखने पर पता चला कि राष्ट्र के पास केवल स्तर 60 तक का ज्ञान है। विशेष टिप्पणी के अनुसार डेमन लॉर्ड का आशीर्वाद बड़ी बढ़त देता है। अगर मैं ये मार्ग चुनता हूँ तो शायद मैं और भी अधिक प्रबल क्षमताएं अनलॉक कर सकूं। इसी संभावना के आधार पर राष्ट्र ने इसे मेरे विकल्पों में शामिल किया है। आखिरकार यह सिर्फ आरोहण का ज्ञान ही तो है, ये वास्तव में मुझे एक डेमन में नहीं बदल देगा। मैं इसे चुन सकता हूँ। जैसे ही मैं एबिसल डेमन मार्ग और टाइटन मार्ग के बीच तुलना कर रहा हूँ, मैं चौथी किताब खोलता हूँ। एशियन डोमिनियन फोर्जराइट आरोहण ज्ञान। इस किताब पर बनी रूनें फीकी हैं, मानो इनमें कुछ खास नहीं है, पर मुझे पता है कि अगर राष्ट्र ने यह किताब दी है तो यह साधारण नहीं होगी। उम्मीद के मुताबिक परिशिष्ट कहता है कि यह साम्राज्य बेहद ताकतवर था। अपने चरम पर इसने राक्षसों, दिव्य शक्तियों और अन्य जातियों से सीधा मुकाबला किया था। आज के मानकों के अनुसार एशियन डोमिनियन से प्राप्त हर चीज बेहद शक्तिशाली है, जिसमें पुनरुत्थान पत्थर भी शामिल है। एकमात्र कमी यह है कि इस किताब का कोई अगला भाग नहीं है। कोई नहीं जानता कि इसे पढ़ने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा। इस बिंदु पर मैं हिचकिचाता हूँ। किताब अविश्वसनीय लगती है। आखिरकार किसी भी महान साम्राज्य द्वारा छोड़ी गई कोई भी चीज कभी कमजोर नहीं रही है, लेकिन समस्या यह है कि आगे की कोई जानकारी नहीं है और इसकी सामग्री में भी कोई गारंटी नहीं है। मेरे सामने 4 विकल्प हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैं अपना हाथ एशियन डोमिनियन फोर्जराइट एसेंशन नॉलेज पर रखता हूँ। मैं इसी को चुनूंगा। प्रिंसिपल ग्रे वास्तव में इन एसेंशन पुस्तकों के ग्रेड नहीं जानते हैं। उनका क्लियरेंस लेवल कम है। मेरी पसंद पर वे बस सिर हिलाकर पढ़ने लगते हैं। सारी सामग्री यहाँ मौजूद है। मैं एक हाथ किताब पर रखता हूँ और दूसरे हाथ से सामग्री का उपयोग करता हूँ। रून पूरे कमरे में चमकते हैं और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। कुछ ही पलों बाद मेरी एसेंशन पूरी हो जाती है। कैसा रहा? क्या तुम्हारे आंकड़े बढ़े? कुछ अलग महसूस हुआ? प्रिंसिपल ग्रे पूछते हैं। उन्होंने खुद भी एसेंशन का अनुभव किया है। लगता है जैसे कई नई क्षमताएं एक साथ दिमाग में आ रही हों। मुझे भी यही महसूस होता है, पर जब मैं उस प्राचीन फोर्जराइट की रचनाओं को याद करता हूँ तो यह अविश्वसनीय लगता है। ब्लेज ड्रैगन सेट, डिवाइन सेट, डेमन लॉर्ड सेट, अब मैं ये सब बना सकता हूँ। दूसरे लोगों की एसेंशन के विपरीत ऐसा लगता है कि मैंने उस फोर्जराइट के पूरे जीवन का गढ़ाई का अनुभव विरासत में पा लिया है। मैं अपना पैनल चेक करता हूँ। कुछ और नहीं बदला है। मैं सिर हिलाता हूँ। ज्यादा बदलाव नहीं है, बस एक नया गुण मिला है जिसे सेक्रेट फोर्जिंग कहते हैं। न तो प्रिंसिपल ग्रे और न ही एलेना समझ पाते हैं। प्रिंसिपल ग्रे एक तलवार और एक एनहांसमेंट क्रिस्टल निकालते हैं। इसे देखो। मैं रिकॉर्ड करके देखता हूँ। मैं तलवार लेकर फोर्ज रियल में भेजता हूँ। पैनल पर चेतावनी चमकती है। ग्रेड बहुत कम है। सेक्रेट फोर्जिंग में काफी ऊर्जा लगेगी। क्या एनहांसमेंट जारी रखें? पहले एनहांसमेंट में मुझे कभी कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती थी। अब अचानक ऐसा हो रहा है। जिज्ञासावश मैं कंटिन्यू पर टैप करता हूँ। मेरी ऊर्जा पट्टी तुरंत शून्य हो जाती है। वर्तमान ऊर्जा केवल आंशिक प्रभाव को ही बनाए रख सकती है। पूर्ण सेक्रेट फोर्जिंग पूरी नहीं हो सकती। चुने, अभी निकालें या एनहांसमेंट के लिए पकड़े रहें। मैं कंटिन्यू नहीं दबाता। यह सिर्फ एक परीक्षण वस्तु है, इसलिए मैं इसे तुरंत निकाल लेता हूँ। डेमन स्लेयर ब्लेड, सिल्वर ग्रेड, आवश्यक स्तर 1, आक्रमण +50, एनहांसमेंट +1, कौशल, डेमन स्लेयर। डेमन प्रकार की प्रजातियों को 1% अतिरिक्त क्षति पहुंचाता है। सेक्रेट फोर्जिंग प्रभाव, सेक्रेट फ्लेम। डेमन स्लेयर द्वारा डेमन प्रकार की प्रजातियों को दी गई क्षति से उनकी सेहत में 10 की कमी होती है। यह सेक्रेट टियर विशेष प्रभाव स्थायी है और कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इस तलवार को पकड़ते ही मुझे सिहरन हुई। स्थायी है और कभी ठीक नहीं हो सकता का क्या मतलब है? फिर मुझे समझ आया। इस तलवार से घायल असुर मरने तक लहूलुहान रहेगा। असुरों के लिए यह काल समान है। हैरानी है कि पैनल ने कम ऊर्जा की चेतावनी दी थी। अगर ऊर्जा पूरी होती तो यह कितना शक्तिशाली होता। मैं डेमन स्लेयर ब्लेड प्रिंसिपल ग्रे को देता हूँ। देखते ही वह चौंक गए। फोर्जिंग इतनी शक्तिशाली। ऊपर का डेमन स्लेयर इंस्क्रिप्शन एडन एसेंशन से पहले जोड़ सकता था।
नीचे का सेक्रेड फ्लेम प्रभाव एसेंशन के कारण आया है। ये समझते ही वह तुरंत तलवार म्यान में डालते हैं और एलेना की ओर मुड़ते हैं। एडन, सुरक्षित रहना और घर मत जाना, स्कूल में ही रहो। मैं सलाह के लिए प्रांतीय कार्यालय जा रहा हूँ। एलेना सिर हिलाती है। उसने आंकड़े नहीं देखे, पर प्रिंसिपल ग्रे की प्रतिक्रिया से स्पष्ट था कि एडन की क्षमता असाधारण है। मैं सहमत हूँ। वैसे भी अगले कुछ दिनों में मेरे पास करने के लिए और कुछ खास नहीं है। कुछ घंटे बाद प्रिंसिपल ग्रे रिकॉर्डिंग और डेमन स्लेयर ब्लेड को लेकर प्रांतीय कार्यालय पहुंचते हैं। सब देखकर वॉरेन बैठक बुलाकर प्रिंसिपल ग्रे को संदेश भेजते हैं कि जल्द ही एक वीआईपी मिलने आएगा। ये द्वारा तय करेगा कि एडन को किस तरह से विकसित किया जाना चाहिए। इसी बीच मैं भी खाली नहीं बैठा हूँ। चूंकि मैं स्कूल छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं फोर्जिंग रिसर्च लैब में चला जाता हूँ। अंदर फोर्जिंग सामग्री और किताबों की अलमारियां हैं, जिनमें संदर्भ पुस्तकें हैं। मुझे याद आया कि मैंने अभी तक एसेंशन की फोर्ज ब्लूप्रिंट नहीं देखी है। मैंने पैनल खोलकर रीपर साइड की ब्लूप्रिंट देखी। रीपर साइड ब्लूप्रिंट, सोवरेन, लेवल 10, अटैक, फाउस 1000, आर्मर पियर्स 10, स्किल रीपर। 10% से कम हेल्थ वाले मिथिक से नीचे के किसी भी जीव को यह तुरंत खत्म कर देता है। आवश्यक सामग्री: नाइट कोर क्रिस्टल, डेमोनाइट स्टोन, स्तर 10 के प्राणियों का रक्त 1000 बार, नेदर ब्लॉसम की पंखुड़ी। मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये कैसे पागलपन भरे आंकड़े हैं। मेरे पैनल में स्तर 10 पर आक्रमण केवल 50 है। ये चीज 1000 जोड़ देती है। और भी ज्यादा पागलपन भरा है इसका एग्जीक्यूशन कौशल। हालांकि स्तर 10 पर मिथिक स्तर के प्राणी से मिलना तो बस एक कल्पना है। मेरे अनुमान से शायद आपको मिथिक स्तर के प्राणी को देखने के लिए स्तर 100 तक पहुंचना पड़ेगा। अभी मेरे जाने माने प्राणियों की सेहत 10% होते ही वे खत्म हो जाते हैं। वाकई रीपर जैसा है। एक ब्लूप्रिंट से सिर्फ एक हथियार बनता है और फिर वह गायब हो जाता है। इसीलिए फोर्ज ब्लूप्रिंट्स इतने महंगे होते हैं। ये मूल रूप से एक बार इस्तेमाल होने वाले होते हैं, लेकिन कुछ जरूरी सामग्री मुझे उलझन में डाल रही है। नाइट कोर क्रिस्टल, डेमोनाइट स्टोन, ये आखिर हैं क्या? स्तर 10 के प्राणियों का खून, 1000 हिस्से, शायद 1000 प्राणी मारने होंगे। ये काफी आसान होगा। मुर्गियां भी गिनी जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा मैं बस 1000 मुर्गे का खून ले लूंगा। और ये नेदर ब्लॉसम की पंखुड़ी आखिर है क्या? एलेना, क्या तुम नाइट कोर क्रिस्टल और इसके उपयोग के बारे में जानती हो? एलेना रुकती है। मुझे उम्मीद कम थी, पर उसकी प्रतिक्रिया से लगता है वह कुछ जानती है। मुझे एक ब्लूप्रिंट मिला है और यह उसकी एक सामग्री है। एलेना सिर हिलाती है। नाइट कोर क्रिस्टल मिलना कठिन है। यह राक्षसों वाले पश्चिमी क्षेत्र के तीसरे स्तर के डंगोनन नाइटफॉल सिटाडेल से मिलने वाली एक दुर्लभ वस्तु है। तो मामला इतना जटिल है? एक विचार मेरे मन में आता है। अगर मैं इसकी मांग करूं तो क्या राष्ट्र इसे उपलब्ध कराएगा? एलेना की आंखें चमक उठती हैं। यह संभव है। मैं इसे आजमाना चाहता हूं। मैंने कई गियर को बेहतर किया है, लेकिन अभी तक खुद कुछ नहीं बनाया है। मैंने प्रिंसिपल ग्रे को फोन किया। वह मीटिंग में है। एनहांसमेंट समझकर वह सामग्री देने को तुरंत मान गए। यानी जब तक उन्हें मेरी असल मांग पता नहीं चलती, वह पानी पीते पीते थूक देते हैं। नाइट कोर क्रिस्टल, उस डंगोन में साल के सिर्फ 100 टुकड़े मिलते हैं और उनकी मांग बहुत है। नेदर ब्लॉसम पंखुड़ियां भी सिर्फ लेवल 60 के डेथ डंगोन में मिलती हैं। वॉरेन हैरान होकर बोला, इतनी उच्च सामग्री किस गियर के लिए चाहिए? प्रिंसिपल ग्रे ने शांत करते हुए कहा, एडन ने इन्हें मांगा है। अगर एडन मांग रहा है तो यह असंभव नहीं है। कुछ सोचने के बाद वॉरेन सहमत हो जाता है। लेकिन वह जो भी बनाएगा, हमें उसका नतीजा देखना होगा। वॉरेन भी जिज्ञासु है। इतनी सारी दुर्लभ सामग्रियों के साथ एडन आखिर क्या बनाने की योजना बना रहा है? अगले दिन मुझे 2 डिब्बे मिलते हैं। दोनों पर गोपनीय सामग्री की मुहर लगी होती है। बड़े डिब्बे में विभिन्न जीवों का 100 हिस्सों का खून है। छोटे डिब्बे में खास सामग्री रखी है। मैं शीशियों पर लगे लेबल देखता हूँ। हेलहाउंड का खून। अन्य शीशियों पर विभिन्न राक्षसों के खून के नमूनों के लेबल लगे हैं। राष्ट्र ने जरूर सोचा होगा कि खून की गुणवत्ता उपकरण को प्रभावित कर सकती है। मैं बड़बड़ाता हूँ। उन्होंने उच्च स्तरीय जीवों का खून जुटाने के लिए खास कोशिश की है। मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मैं तो सच में बस 100 बैच मुर्गी के खून का इस्तेमाल करने की सोच रहा था, पर यह आसान नहीं था। तैयारी के बाद मैंने सब फोर्ज रियल में डाला। आधा दिन बीत गया, पर पूरा होने का कोई निशान नहीं था। मैं ध्यान से देखता हूँ और पाता हूँ कि रीपर की दरांती अभी आधी ही बनी है। अब मुझे समझ आ गया। ग्रेड ऊंचा होने पर फोर्जिंग में ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैं सो गया। सुबह फोर्ज रियल्म चेक करने पर पैनल दिखा रहा था फोर्जिंग सफल रही। इसे निकालते ही मैं हैरान रह गया। डस्कबेन साइथ, लीजेंडरी ग्रेड, लेवल 10, अटैक प्लस 1000, आर्मर पियर्स 10, स्किल रीपर। गैर मिथिक प्राणियों की सेहत 10% से कम होते ही यह उन्हें तुरंत मार देता है। स्किल नाइट लॉर्ड, रात में आक्रमण प्लस 10, चांदनी में आक्रमण प्लस 20। पवित्र फोर्जिंग से चांदनी में इस हथियार का बेस अटैक हर मिनट बढ़ता है। मुझे पता था इसमें कुछ खास होगा। सोवरेन ग्रेड ब्लूप्रिंट के बावजूद तैयार हथियार सीधे लीजेंडरी ग्रेड का निकला, और ये डस्कबेन साइथ बिना किसी एनहांसमेंट के है। अगर मैं इसे एनहांस करूं तो कौन जानता है ये क्या बन जाएगा। जब मैं डस्कबेन साइथ के एनहांसमेंट मटेरियल्स चेक करता हूं तो मुझे कुछ एहसास होता है। इसे एनहांस करना आसान नहीं होगा। एनहांसमेंट के लिए जो सामग्री चाहिए वह फोर्जिंग सामग्री से 2 गुनी है, और हर अगले एनहांसमेंट स्तर के लिए सामग्री की जरूरतें कई गुना बढ़ती जाती हैं।
मैं तो खुद फोर्जिंग की सामग्री भी जुटा नहीं पाया था, राष्ट्र को उन्हें मंगवाना पड़ा था। राष्ट्र एनहांसमेंट की लागत उठा सकता है या नहीं, ये उनका सवाल है, मेरा नहीं। तो मैं सीधे प्रिंसिपल ग्रे को कॉल करता हूँ। इस बार वॉरेन फोन उठाते हैं। एडन, फोर्जिंग कैसी थी? अगर यह सफल नहीं हुआ तो हम तुम्हें एक और मौका देंगे। वॉरेन ने पहले ही मेरे लिए दूसरी सामग्री का सेट तैयार कर रखा था। तैयार उत्पाद तैयार है। मैं कहता हूँ परिणाम काफी अच्छे हैं। तुम पहली ही कोशिश में सफल हो गए। तुम्हारी प्रतिभा वाकई असाधारण है, वॉरेन ने सराहना की। तो परिणाम क्या है? ऑब्सीडियन ग्रेड। मैं अपने हाथ में हथियार को देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ। डस्कबेन साइथ निश्चित रूप से ऑब्सीडियन ग्रेड नहीं है। वॉरेन एक आह भरता है। वह बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। गोल्ड टियर आइटम फिर भी प्रभावशाली है। तुम्हारे टैलेंट में 100% क्राफ्टिंग रेट है, पर हमने परखा नहीं कि यह हाई लेवल गियर पर काम करेगा या नहीं। हम इसे धीरे धीरे करेंगे। वॉरेन का लहजा शांत और आश्वस्त है। वह मेरी उम्मीदें संभाल रहा है, पर मुझे तनाव नहीं है। एपेक्स टियर ब्लूप्रिंट से मैंने जो बनाया वह लीजेंडरी टियर का था। लीजेंडरी? वॉरेन मुझे दिलासा देते हुए कहता है कि यह कमाल है। तभी बगल में बैठे प्रिंसिपल ग्रे अचानक खड़े हो गए। रुको, तुमने अभी क्या कहा? एक लीजेंडरी टियर आइटम? वॉरेन आखिरकार समझ गया और खड़ा हो गया। उसके होंठ फड़क रहे थे। एपेक्स टियर ब्लूप्रिंट से एडन ने लीजेंडरी आइटम बनाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसने पूछा, क्या आप हमें इसके स्टैट्स बता सकते हैं? मैं एबिसल साइथ के इफेक्ट्स बताता हूँ। वॉरेन को लगा उसने गलत सुना। क्या इसमें 10% इंस्टेंट किल इफेक्ट है? वह सोचने लगा कि यह हथियार कितना तगड़ा है और उसके होंठ फड़कने लगे। मैंने कभी असली फ्रंटलाइन कॉम्बैट नहीं देखा, इसलिए मुझे अंदाजा भी नहीं है कि यह स्टैट कितना पागलपन भरा है। वॉरेन ने हाई लेवल डंजनों में गहराई तक धक्का मारा है और वह जानता है कि कई डंजन बॉस 30 से 1% हेल्थ के बीच में बर्सर्क फेज में चले जाते हैं। उनमें से कुछ हेल्थ रीसेट कर सकते हैं। सारा नुकसान तुरंत मिट जाता है। तो जैसे ही वह मेरे इंस्टेंट किल स्टैट के बारे में सुनता है, वॉरेन उछल पड्डी डीडीएचता है। वह अभी मुझे ढूंढने और एबिसल साइथ खुद लेने के लिए बेचैन हो उठता है, लेकिन वह सोचता है और खुद को संभाल लेता है। वह सावधानी से पूछता है, एडन, क्या तुम हमें अपना हथियार उधार दोगे? बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। सच तो यह है कि वॉरेन के लिए एडन किसी भी हथियार से कीमती है। अगर पहला ब्लूप्रिंट इतना जबरदस्त है, तो सोचो 20 या 60 लेवल पर एडन के ब्लूप्रिंट्स कैसे होंगे। क्या वे दिव्य स्तर तक पहुंच सकती हैं? मुझे नहीं पता वॉरेन इसे पाने के लिए कितना उतावला है। मेरा हथियार दमदार है, पर इसे कभी असली जंग में नहीं आजमाया। वह बस उधार मांगता है। ठीक है, ले जाओ, बस लौटा देना। हालांकि मैं इसे अपग्रेड करना चाहता हूँ। वॉरेन मान जाता है। इस घातक हथियार को जितना चाहें अपग्रेड करें, कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल, इसे अपग्रेड करो। इसे सीधे +10 करते हैं। सामग्री ज्यादा लगेगी, पर मैं ऊपर वालों से मंजूर करा लूंगा। वॉरेन जानता है कि जो वे हासिल करेंगे उसके सामने ये सामग्री कुछ भी नहीं। इस हथियार से वे कई डंगन पहले ही क्लियर कर लेंगे। क्या सिर्फ पहली बार अपग्रेड के लिए दोगुनी सामग्री? तुम मजाक कर रहे हो। अगर यह इसी तरह +10 तक बढ़ता रहा तो कुल मिलाकर लगभग 2000 यूनिट्स हो जाएंगी। अगर प्रिंसिपल ग्रे ने एडन पर इतना भरोसा न किया होता तो वॉरेन को शक हो जाता कि वह उनसे अतिरिक्त सामग्री निकलवाने की कोशिश कर रहा है। अपग्रेड की शर्तें देख ली हैं, ये सही हैं। सामग्री कम करने पर नतीजा कमजोर रहेगा। मुझे सोल हंटर ब्लेड अपग्रेड की वो चेतावनी याद है। वह कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई। मैं देखता हूँ इतनी सामग्री है या नहीं, पर एक रात में ये नहीं होगा। इंतजाम में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल एबिसल साइथ अपने पास रखो, अपग्रेड के बाद हम उधार लेंगे। मानकर फोन काटा। अब सामग्री की चिंता नहीं है। उसके बाद खालीपन लग रहा है। हथियार तैयार है, कोई परीक्षा नहीं है और सामग्री जुटाई जा रही है। सच कहूं तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। हाथों में मौजूद एबिसल साइथ को देख अचानक मुझे इसे आजमाने का मन करता है। एलेना, क्या कहती हो? चलो कोई डंगन क्लियर करते हैं। नहीं, प्रिंसिपल ग्रे ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा सौंपी है। हम कहीं भी भाग कर नहीं जा रहे हैं। एलेना बिना एक पल गंवाए मुझे मना कर देती है, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो रही है। कोई बात नहीं, उन्हें कह देना मैं भाग गया और तुम मुझे नहीं पकड़ सकी। डंगन जाना जोखिम भरा होगा। चलो शहर के बाहर चलें। तुम कह सकती हो कि मैं भाग गया और तुम मुझे सुरक्षित रखने के लिए मेरे पीछे दौड़ी। एलेना नहीं मानती तो मैं पूछता हूँ, क्या तुम इस हथियार का प्रदर्शन नहीं देखना चाहोगी? लो, एक बार देख लो। एलेना ने अब तक मेरा हथियार नहीं देखा है। अब मेरे बारे में सब कुछ गोपनीयता समझौते के तहत आता है। वह जिज्ञासु रही है, लेकिन खुद को रोक रही थी। पर जब मैं उसे हथियार देता हूँ तो वह रुक नहीं पाती। उसे लेते ही और आंकड़े देखते ही एलेना ठिठक जाती है। ये कैसे पागलपन भरे गुण हैं। तभी वो समझ जाती है कि मैं इसे आजमाने के लिए क्यों बेताब हूँ। अब एलेना भी इसे चलाने के लिए मचल उठती है। एलेना, हाँ कहो, बाहर चलकर तुम भी इसे आजमाना। मैं इसे चलाने को बेताब हूँ। एलेना की आंखें चमक उठी। ठीक है, आखिरकार तुम एक फोर्जर हो। ये तो सही ही है कि तुम अपने ही काम को आजमाओ। यह हथियार स्कूल के ट्रेनिंग डमीज के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। जंगली राक्षस इसके लिए कहीं बेहतर हैं। एलेना को अपने लिए एक बिल्कुल वाजिब बहाना मिल जाता है। इस हथियार से मैं लेवल 20 फाइटर से भी भिड़ सकता हूँ। स्कूल बाहर निगरानी कर रहे शैडो एजेंट एक दूसरे को देखते हैं। क्या उन्हें रोकें?
शायद लड़का और टीचर शहर छोड़ने वाले हैं। एजेंट ईयरपीस दबाकर सबको सूचित करता है, छोड़ दो, वह एक फोर्जर है। अपने ही हथियार का फील्ड टेस्ट करना समझ में आता है। मैंने अभी अभी उन्हें कहते सुना कि यह एक लीजेंडरी टियर हथियार है। इतने सालों की नौकरी में मैंने कभी असल में ऐसा हथियार नहीं देखा। अब जब शैडो ब्यूरो के एजेंट भी जिज्ञासु हैं तो हमें कोई नहीं रोक रहा। 1 घंटे बाद मैं शहर के बाहर हूँ। जब से खेल हकीकत में बदल गया है, जंगल राक्षसों के लिए स्वर्ग बन गया है। एलेना और मैं बिना किसी परेशानी के बाहर निकल जाते हैं। हम शहर की दीवार से कुछ किलोमीटर के दायरे में ही रहते हैं, जो अब भी काफी सुरक्षित इलाका है। हम काफी देर तक खोजते हैं, फिर आखिरकार हमें कुछ जंगली राक्षस दिखते हैं। रेजरफैंग सुअर, लेवल 15। लेवल 15 के राक्षसों को देखकर एलेना की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह खुद भी लेवल 15 की है। गोल्ड टियर गियर के बावजूद उसे उनसे निपटने का भरोसा नहीं है। एलेना मुड़कर बोली, हमें और तलाश करनी होगी। ये सुअर ऊंचे लेवल के हैं। मैं खुद को बचा लूंगी, पर तुम्हें सुरक्षित रखना मुश्किल होगा। लेकिन मैंने अपने आंकड़े देखे। सरकारी गियर सेट से मेरी HP 10,000 पहुंच गई है। इसके अलावा मेरी फिजिकल और मैजिक डिफेंस दोनों ही 1,000 से कहीं ज्यादा हैं। यानी जब तक अटैक पावर 1000 से कम है, वो मेरा डिफेंस नहीं भेज सकता। अगर छू भी लिया तो मेरे पास 10,000 HP है और मेरे हथियार की अटैक पावर भी 1,000 से ज्यादा है। तो डर कैसा? सुअर के आंकड़े देखें तो उसकी अटैक पावर सिर्फ 500 है। वो मेरा आर्मर नहीं भेज सकता। फिर भी मैं सिर हिला देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं, क्योंकि एलेना ना नहीं मानती। जैसे ही हम आगे बढ़ने वाले थे, एक सुअर अचानक पीछे से हम पर झपटता है। एलेना खतरा देख मुझे धक्का दे देती है। तभी और सुअर मेरी ओर दौड़ते आए। छिपे हुए शैडो ब्यूरो एजेंट्स बचाने के लिए आगे बढ़े। ठीक उसी पल मैं पूरी तरह से सहजता में कुदाल और हथौड़ा घुमा देता हूँ। सुअर जैसे ही ब्लेड छूते हैं, उनके दांत कट जाते हैं और शरीर 2 टुकड़े हो जाता है। वे जमीन पर गिर जाते हैं मरे हुए। एजेंट्स तो अभी तक हिले भी नहीं हैं। उनके पास मुझे सुरक्षित रखने के 10,000 तरीके थे, लेकिन एडन ने बस कुदाल आगे कर दी और सुअर सीधे अपनी मौत की ओर दौड़ गए। एक ही वार में खत्म। हर छुपा हुआ एजेंट और खुद एलेना भी पूरी तरह से जड़ हो गई हैं। उन्हें पता था कि यह हथियार ताकतवर है। उन्हें पता नहीं था कि ये इतने ताकतवर हैं। ये लेवल 15 के राक्षस हैं। एक लेवल 15 का फाइटर भी इन्हें आसानी से नहीं हरा पाता। मैं कुदाल को मासूमियत के साथ देखता हूँ, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और सुअर हमारी ओर दौड़ रहे हैं। अपनी शक्ति जानकर मैं एलेना के आगे कुदाल उठाकर खड़ा हो गया। ब्लेड नीचे आती है और हमारी ओर दौड़ रहे सुअर वहीं ढेर हो जाते हैं। ये लाइफ क्लास प्लेयर हमसे भी ताकतवर है। शैडो ब्यूरो के एजेंट छुप जाते हैं और जैसे ही मैं सुअरों को काटता हूँ, वे हैरानी से देखते रहे। पलक झपकते ही पूरा झुंड खत्म हो जाता है और उनके साथ कुछ लूट के सामान भी गिर जाते हैं। एलेना, क्या तुम ठीक हो? मैं चिंता से पूछता हूँ। एलेना चौंक कर होश में आती है और तुरंत ही ग्लानि से भर जाती है। मैं आखिर कर क्या रही हूँ? उसे एडन को बचाना था, पर वही उसे बचा रहा है। मैं ठीक हूँ, पर तुम इतने ताकतवर कैसे हो? आवाज मिलते ही वह पूछती है। मैं अपना सिर खुजाता हूँ और अपने हाथों में पकड़ी दरांती और हथौड़े को देखता हूँ। ये संयोजन मुझे तुरंत एक खास समाजवादी देश के झंडे की याद दिलाता है। शायद, मैं कहता हूँ, ये मजदूरों की ताकत है। एलेना गंभीरता से कहती है, लाइफ क्लास खिलाड़ी होने के नाते तुम पर हथियारों की पाबंदी नहीं है। तुम कुछ भी पहन सकते हो जो कॉम्बैट क्लास वालों के पास नहीं है। उसकी बात सही है। ये सोचकर ही मैं उत्साहित हूँ। अगर मैं कई हथियार इस्तेमाल करूं तो मेरी ताकत के आगे कॉम्बैट क्लास वाले कहीं नहीं टिकेंगे। एक चलती फिरती डेटा मशीन। भीतर वह दबी हुई योद्धा भावना फिर से जाग उठी। मैं तुरंत प्रिंसिपल ग्रे को कॉल कर कहता हूँ, प्रिंसिपल, मैं अब बाहर मॉन्स्टर्स मारने के लिए तैयार हूँ। ये डंगो नन से तेज लेवल बढ़ाता है। प्रिंसिपल ग्रे असमंजस में अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। इस समय एडन उनकी सबसे कीमती संपत्ति है। कुछ भी गलत होने का ख्याल उन्हें बेचैन कर देता है। फिर एलेना की आवाज भी लाइन पर सुनाई देती है। प्रिंसिपल, मैं उसके साथ हूँ और एडन काफी मजबूत है। एक लाइफ क्लास प्लेयर कितना ही मजबूत होगा। प्रिंसिपल ग्रे अपनी पुरानी धारणा को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एलेना उसके साथ है और साथ ही प्रांत द्वारा तैनात शैडो ब्यूरो के एजेंट भी हैं, तो जोखिम काबू में होना चाहिए। ठीक है, पर संभल कर रहना। अगले कुछ दिन खास मेहमान स्टार हेवन आ रहे हैं। एडन कोई भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी तरह एलेना और मैं जंगल में अपने मॉन्स्टर ग्राइंडिंग एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। मेरी लेवलिंग स्पीड आसमान छूने लगती है। सिर्फ 2 दिनों में मैं पहले ही लेवल 13 पर पहुंच चुका हूं। यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर लेवल 18 के हैं। सावधान रहना, अगर और अंदर गए तो हमें लेवल 20 के मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं। एलेना चेतावनी देती है। शांत हो जाओ एलेना, मैं इतना लापरवाह नहीं हूँ, मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ। लेवल 18 के मॉन्स्टर को गिराने में ही 2 बार लगते हैं, तो मेरा लेवल 20 के किसी भी मॉन्स्टर से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, अभी नहीं। लेकिन हमारी ग्राइंडिंग सेशन कोई राज नहीं है। ज्यादा दूर नहीं, एक जोड़ी जहरीली आंखें मुझ पर टिकी हुई हैं और वो आंखें मार्कस की हैं। ईर्ष्या उसे लगभग पागल कर रही है। आइडन को आर्केनम अकादमी में पक्की जगह क्यों मिलती है? वह तो बस एक लाइफ क्लास प्लेयर है। आइडन को खूबसूरत टीचर के साथ अकेले मॉन्स्टर मारने का मौका क्यों मिलता है? ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। इससे प्रेरित होकर उसके काम बिगड़ने लगते हैं। जैसे ही उसे मेरे मॉन्स्टर के शिकार पर आने का पता चला,
उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। क्या ये सही है? मार्कस के पीछे लेवल 20 के 2 भाड़े के सैनिक हैं जिन्हें उसने काम पर रखा है। वे असहज हैं। अपनों के खिलाफ होना बड़ा अपराध है। मार्कस झुंझलाया। पैसे लिए हैं तो वही करो, बस मॉन्स्टर्स को यहाँ लाओ, कोई हमें नहीं पकड़ेगा। पैसे ले चुके दोनों सैनिकों ने छिड़कर हामी भरी। वे लेवल 20 जोन में घुसकर डार्क हॉर्न बुल्स को उकसाते हैं और मेरी तरफ भागने लगते हैं। जमीन हिलने लगती है और मैं हैरान रह गया। भागो अभी। एलेना का चेहरा एक पल में बदल जाता है। हमारी ओर सीधा दौड़ता हुआ लेवल 20 डार्क हॉर्न बुल्स का पूरा झुंड आ रहा है। मैं आखिरकार उनकी जानकारी देखता हूँ और मेरा दिल बैठ जाता है। 8000 HP और 1000 अटैक पावर, ऐसे आंकड़े जो अनुभवी कॉम्बैट क्लास खिलाड़ियों को भी पसीना पसीना कर देते हैं। लेकिन ये डार्क हॉर्न बुल्स जॉन के काफी अंदर रहते हैं। ये बाहर क्यों आए? सोचने का समय नहीं है। एलेना मुझे पकड़कर भागती है, पर हमारी रफ्तार भागते सांडों के सामने कम है। कुछ ही सेकंड में वे हमारे बिल्कुल पीछे आ जाते हैं। एडन जाओ, मैं इन्हें रोकूंगी। एलेना तलवार निकाल मेरे सामने डट जाती है, चेहरे पर दृढ़ता के साथ। लेकिन भागने के बजाय मैं उसके ठीक बगल में खड़ा हो जाता हूँ। तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? एलेना मुझे उकसाती है। अगर एडन मर गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। मैं आसमान की ओर इशारा करता हूँ। एलेना, अंधेरा हो रहा है, देखते हैं इस बार तुम बचते हो या नहीं। एडन, मार्कस छाया में खुद से हंसता है। वह मानने को तैयार नहीं है कि लेवल 20 के राक्षसों का झुंड काम पूरा नहीं कर सकता। एडन के रास्ते से हट जाने और आर्केनम अकादमी की कृपा अपने ऊपर आने की कल्पना से मार्कस के भीतर जंगली उत्साह भर जाता है। लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगता है, वह 2 जोड़ी गुस्से से भरी आंखों से आमने सामने हो जाता है। कमबख्त, दोनों शख्स मार्कस को गुस्से से घूर रहे हैं। दोनों लेवल 30 से ऊपर के हैं। ऐसे योद्धा स्टारहेवन जैसे शहर में कैसे आए? मार्कस को नहीं पता कि ये एडन की सुरक्षा में तैनात शक्तिशाली योद्धाओं का बस एक छोटा हिस्सा है। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मार्कस बोला। बस गुजर रहे थे? तुमने राक्षसों को उकसाकर सोलारा की प्रतिभा को खत्म करना चाहा। तुम अपराधी हो। तुम्हारे आदमियों ने सब सच बता दिया है। शैडो ब्यूरो के एजेंट बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते। घिरते ही मार्कस मुड़कर भागता है। 2 कदम चलते ही एक मजबूत पैर उसे जमीन पर गिरा देता है। मार्कस खून थूकता है। पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होंगी। एक एजेंट गुस्से में आगे बढ़कर पैर मारता है और मार्कस का हाथ तोड़ देता है। अगर एडन को जरा सी भी खरोंच आई तो तुम्हारे लिए एक बार मरना भी कम पड़ेगा। मार्कस की आंखें लाल हैं। दर्द में भी वह अड़ा है। मैं यह नहीं मानूंगा। मैं ही नंबर 1 था। फिर एडन हर बार मुझसे आगे क्यों निकल जाता है? यह सब फिक्स है। एजेंट मार्कस उसका कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हें नहीं पता तुम किससे भिड़ रहे हो। एडन की कीमत तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। बिना एक और शब्द कहे एजेंट्स मार्कस के हाथ पैर बांध देते हैं। आज सीनियर अधिकारी स्टारहेवन आ रहे हैं, इसलिए एजेंट तुरंत इसकी सूचना देता है। किसी ने एडन को निशाना बनाने की हिम्मत की? ये तो हद है। यहीं रुको, हम रास्ते में हैं। वॉरेन गुस्से में फोन पटक देता है। वह पास खड़े सैन्य अफसरों को खबर सुनाता है और कमरे में हड़कंप मच जाता है। यह बेशर्मी है। किसकी हिम्मत थी? अगर एडन को कुछ हुआ तो मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे पछताएंगे। शिक्षा मंत्रालय, सैन्य कमान और राजधानी के प्रतिनिधि गुस्से में गाड़ियों से शहर के बाहर की ओर दौड़ पड़े। वॉरेन प्रिंसिपल ग्रे से कहता है, शहर के शिक्षा निदेशक को यहाँ बुलाओ, उसे कहो हम रुके हैं। वह गुस्से में गया। प्रिंसिपल पसीना पोंछते हैं। लेवल 30 से ऊपर और शक्तिशाली होने पर भी वह इन अधिकारियों के सामने घबरा जाते हैं। उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, किसी की आज बहुत बुरी किस्मत होने वाली है। डरना मत, मैं यहीं हूँ। एलेना मुझे अपने पीछे लेकर खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा गंभीर है। स्तर 20 के राक्षसों के सामने वह बेबस है और मुझे पीछे रखकर पीछे हटती रही। क्या किस्मत है। ऐसे उच्च स्तरीय राक्षस बिना कारण अपनी सीमा नहीं छोड़ते, तो आज क्या हो रहा है? एलेना, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। अगर मैंने यहाँ अभ्यास की जिद न की होती तो हम इस मुसीबत में न होते। मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। तेरी गलती नहीं, किसी ने ये जानबूझकर किया है। एक आवाज हवा में गूंजती है और 3 आकृतियां पास से बाहर निकलती हैं। एक भूत की तरह चलता है, चुपचाप हमारे सामने प्रकट होता है। दूसरा बिजली की तरह चलता है, उसकी हर हरकत में कच्ची विस्फोटक ताकत झलकती है। तीसरा बिना किसी प्रयास के सहजता से आगे बढ़ता है, हाथ में लंबी तलवार लिए, साफ तौर पर एक तलवारबाज। हैरानी है कि इन तीनों की आभा प्रिंसिपल ग्रे जैसी है। ये तीनों लेवल 30 से ऊपर के हैं। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, उनमें से एक ने मेरे कंधे पर थपकी दी। हम यहाँ हैं, सब ठीक होगा। एलेना उनकी वर्दी पर निशान देख हैरानी से पीली पड़ गई। तुम लोग शैडो ब्यूरो के एजेंट हो। शैडो ब्यूरो सोलारा की सबसे विशिष्ट शाखाओं में से एक है, जिसे शीर्ष अधिकारियों की सुरक्षा और विशेष अभियानों को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा गया है। पूरे सोलारा में बहुत ही कम लोगों को उनकी सुरक्षा मिलती है। उसे एकदम से सब समझ आ जाता है। ये एजेंट्स पूरे समय चुपचाप एडन की निगरानी कर रहे थे। अगर उसे अभी शैडो ब्यूरो की सुरक्षा चाहिए तो एलेना मेरी ओर देखती है। अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर पाती। शैडो ब्यूरो एजेंट की ताकत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। कुछ ही पलों में उग्र डार्क हॉर्न सांडो का सफाया कर दिया जाता है। फिर मार्कस को लाया जाता है, वही जिसने यह सब शुरू किया था। ये तुम थे? मैं सच में हैरान होकर कहता हूँ। मार्कस मुझे मरवाने की हद तक जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था।
तभी तेज हेडलाइट्स की रोशनी के साथ सैन्य ट्रकों और जीपों का काफिला गरजते हुए आता है और पूरे इलाके को घेर लेता है। मार्कस को जमीन पर दबोच लिया जाता है। वह डर के मारे कांपते हुए सिर उठाने की कोशिश करता है। वह अपने जीवन में कभी इतने ताकतवर लोगों की मौजूदगी में नहीं रहा। जीपों से सबसे पहले जो लोग बाहर निकलते हैं वे चेहरे मार्कस पहचानता है। वॉरेन, प्रांतीय शिक्षा मंत्रालय के निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी। एक और वाहन से सैनिक बाहर निकलते हैं और फिर मार्कस उसे देखता है। देश के सम्मानित नायकों में से एक मेजर जनरल रेमिंगटन, जो स्तर 78 के शक्तिशाली योद्धा हैं। उनके साथ कई सैन्य अधिकारी हैं जिनमें न्यूनतम रैंक मेजर है। मार्कस के पिता, जिनसे मिलने का सपना भी नहीं देख सकते थे, ये लोग भी मुख्य अतिथि नहीं हैं। अंत में एक बुजुर्ग निकलता है जिसके सफेद बाल और दादाजी जैसी कोमल शक्ल है। उस बूढ़े आदमी को देखते ही मार्कस के होश उड़ गए। वह क्लियर वाटर के गवर्नर जो थे। अगर उसने कोई बड़ा अपराध भी किया होता तो भी इतने बड़े अधिकारियों का आना मुमकिन नहीं था। मार्कस की पुतलियां हैरानी से सिकुड़ती हैं, पर बड़ा झटका अभी बाकी है। गवर्नर मुस्कुराते हुए मेरे पास आते हैं और हाथ बढ़ाते हैं। तुम ठीक हो? मैं जानता हूँ वो कौन है और काफी उत्साहित हूँ। उम्मीद नहीं थी कि खुद गवर्नर यहाँ आएंगे, पर मैं शांत हूँ। शुक्रिया गवर्नर, मैं ठीक हूँ। रेमिंगटन और वॉरेन दोनों मेरे पास आते हैं और गर्मजोशी से हालचाल पूछते हैं। उनका व्यवहार देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं उनका अपना बेटा हूँ। शैडो ब्यूरो के एजेंट मार्कस को आगे लाते हैं और अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। गवर्नर, आज की घटना पूरी तरह से इसी व्यक्ति के कारण हुई है। मार्कस की तो बस यही इच्छा है कि वह जमीन में समा जाए। उसके भीतर का डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लेकिन गवर्नर, जो उसे मुश्किल से एक नजर देखते हैं, एडन ठीक है तो चलिए, यहाँ रुकना बेकार है। गवर्नर जो मुस्कुराकर बोले। सबने सिर हिलाया। आखिर वही पूरे क्लियर वाटर प्रांत को संभालते हैं। मुझे एक वाहन में बैठाया जाता है और मैं गवर्नर जो के साथ उसी कार में सफर करता हूँ। जहां तक मार्कस की बात है, उसे चुने हुए सैनिकों की निगरानी में एक सैन्य ट्रक के पीछे फेंक दिया जाता है। गवर्नर जो प्रिंसिपल ग्रे के ऑफिस जाते हैं। मार्कस को भी लाकर एक कोने में धकेला जाता है। जिज्ञासा उसे कचोटती है कि आखिर एडन ने ऐसा क्या किया जो सबका ध्यान खींचा। तभी मार्कस का पिता विक्टर लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। कमरे में ताकतवर लोगों को देख विक्टर के माथे पर पसीना आ गया और उसने खुद को मुश्किल से संभाला। उसे अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है, उसे बस बुलाया गया था। वॉरेन एक ठंडी मुस्कान देता है। विक्टर, क्या शानदार बेटा पाला है तुमने। विक्टर तुरंत ही व्यंग्य को समझ जाता है। मुड़ते ही उसने कोने में बंधे मार्कस को सिर झुकाए मुसीबत में फंसा देखा। तू नालायक। विक्टर गुस्से में मार्कस को लात मारकर गिरा देता है और मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ मुड़ता है। माफ करें, मैं उसे सही से पालने में असफल रहा। अगर मेरे बेटे ने अधिकारियों का अपमान किया हो तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ। रेमिंगटन ठंडा हंसकर फुकारता है। हमारी बेइज्जती तुम्हारी मामूली बात है। तुम्हारा बेटा नीच है। उसने देश के स्तंभ को चोट पहुंचाई है। क्या तुम्हें पता है यह कैसा अपराध है? विक्टर अविश्वास से अपने बेटे को देखता है। तू जानवर है, तूने ऐसा कैसे कर दिया? वह जानता है कि सब खत्म हो गया। इतने बड़े अधिकारियों के बीच अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। गवर्नर जो आखिरकार बोलते हैं। एडन, मैंने तुम्हारी क्षमताओं के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। क्या तुम मुझे दिखाने के लिए तैयार हो? मैं समझ गया। अभी जो हुआ वह उनके फायदे के लिए था, ताकि दिखे कि देश मुझे कितना महत्व देता है। सच कहूं तो ऐसा सुरक्षित महसूस करना शानदार है। अब खुद को साबित करने का समय है। तभी सैनिक बड़ा संदूक लेकर अंदर आते हैं। जब उसे खोला जाता है तो वह हर तरह की सामग्री और अपग्रेड स्टोन्स से भरा होता है। साथ ही इसमें एक धनुष भी शामिल है। गेलबो डायमंड टियर, इक्विप लेवल 40, अटैक प्लस 4000, अटैक स्पीड प्लस 6, स्किल विंड्स चाइल्ड, अटैक स्पीड प्लस 10। मैं धनुष के आंकड़ों को देखता हूँ। लेवल तो ऊंचा है लेकिन नंबर कुछ खास नहीं है। बिना हिचकिचाए मैं संदूक में हाथ डालता हूँ और एक अपग्रेड स्टोन के साथ कुछ अन्य सामग्री निकालता हूँ। मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, अपग्रेड फंक्शन को बुलाता हूँ और फोर्ज एस्केप में कदम रखता हूँ। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। हर कोई सांस रोक लेता है, उत्सुकता से भरा हुआ। सिर्फ कुछ ही मिनट बीतते हैं। एक स्पष्ट घंटी बजती है और मुझे पता चल जाता है कि अपग्रेड पूरा हो गया है। डिवाइन शॉट, एपेक्स टियर, इक्विप लेवल 40, अपग्रेड लेवल +1, अटैक प्लस 14000, अटैक स्पीड प्लस 60, स्किल डिवाइन जजमेंट, अटैक स्पीड प्लस 200। तीरों के पास विंड ब्लेड्स छोड़ने का मौका होता है। स्किल लीथल शॉट, डिवाइन टियर से नीचे के किसी भी मॉन्स्टर की एचपी का 10% तुरंत घटाने का मौका। जैसे ही धनुष के आंकड़े कमरे में साझा किए जाते हैं, फिर से सन्नाटा छा जाता है। मार्कस भी इसे देखता है और अब आखिरकार सब कुछ समझ में आ जाता है। क्यों ये सारे अधिकारी आए, क्यों एडन को आर्केनम अकादमी में पक्का स्थान मिला। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही मैं अपग्रेड पूरा करता हूँ और सभी आंकड़े देखते हैं, पूरा कमरा हिल जाता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये लेवल 40 का हथियार लेवल 60 के लीजेंडरी टियर आइटम की बराबरी करता है। अटैक पावर 10,000 तक बढ़ गया और अटैक स्पीड 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। और लीथल शॉट, ये स्किल बॉस फाइट के लिए अनिवार्य है। क्या ये लेवल 40 का हथियार है? रेमिंगटन धनुष देख हैरान है। ये दिव्य टियर से नीचे सब पर काम करता है। उसे बस इसका एक्शन देखना है।
हेरनवेल में एक हाई लेवल डंगोनन है जिसे अभी तक कोई साफ नहीं कर पाया है। यह धनुष उसका हल होगा। रेमिंगटन की धड़कनें तेज हैं। वॉरेन उत्तेजना मुश्किल से रोक रहा है। गवर्नर देखिए, यही एडन की असली क्षमता है। मैं हल्की सी निराशा के साथ सिर हिलाता हूँ। अफसोस सेक्रेड फोर्ज नहीं जागा, वरना और शक्तिशाली होता। रेमिंगटन की आंखें फटी। इतना काफी है, बहुत है। इतना भी नहीं। वह यह धनुष मुख्य तीरंदाजों को सौंपना चाहता है। उन्हें उन हाई लेवल डंगोनन को चीरने दो। सिर्फ क्लियर वाटर प्रांत में ही अभी भी कई पहले क्लियर बाकी हैं, और यह तो पूरे देश के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर भी एडन क्लियर वाटर प्रांत की अपनी प्रतिभा है। जो हथियार वह बनाता है वे सबसे पहले उनकी सेना को मिलने चाहिए। डंगोनन पार करने वाले हर योद्धा के पास ऐसा सामान हो तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। फिर भी इस असंभव हथियार का निर्माता संतुष्ट नहीं है। गवर्नर, मुझे और हथियार दें, मैं बेहतर बना सकता हूँ। मार्कस का चेहरा पीला पट डीडीएच गया और वह फर्श को देखने लगा। अब उसे आखिरकार समझ आ गया है कि एडन वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा टैलेंट पूरे सोलारा हेतु अनमोल है। फिर भी उसने उसे मरवाना चाहा। ये जानकर वह दंग रह गया और पछतावे से भर गया। विक्टर ने बेटे का चेहरा देख सच जान लिया। उसने प्रिंसिपल ग्रे से धीरे से पूछा, क्या मेरे बेटे ने एडन को चोट पहुंचाई? प्रिंसिपल ग्रे उसे घूरते हैं। यही उसने किया है। बेहतर होगा तुम एडन से माफी मांगो। ये शब्द विक्टर पर बिजली जैसे गिरे। उस पल वह मार्कस का गला घोंट देता। उसने बार बार उसे समझाया था, एडन से पंगा मत लेना। वह बस उसकी बात क्यों नहीं सुन सकता था। गवर्नर जो, जिन्होंने मेरी क्षमताओं को अपनी आंखों से देखा है, आगे बढ़ते हैं और मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं। तुमने पहले ही बहुत शानदार काम किया है। तुम में मैं इस देश की उम्मीद देखता हूँ। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए बहुत सारा उपकरण और सामग्री लेकर आए हैं। बस उस पर ध्यान दो, बाकी सब हमें सौंप दो। मैं उत्साह से भरा हुआ हूँ और बार बार सिर हिलाता हूँ। समझ गया। मेरी हर फोर्स और अपग्रेड सफल होगी, पर सेक्रेड फोर्स के स्टैट्स किस्मत पर हैं। कुछ भी चाहिए हो तो सीधे हमसे कहें, हम पूरी कोशिश करेंगे। गवर्नर जो मुस्कुराए। मार्कस और उसके पिता की ओर मुड़कर चेहरा सख्त कर बोले, देश के स्तंभ को निशाना बनाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का अपराध माना जा सकता है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, होंठ कांपने लगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का अपराध। मृत्युदंड न भी हो तो भी यह पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने जैसा है। नहीं पापा, मेरी मदद करो। मार्कस जमीन पर ढह जाता है और उसे सीधे कमरे से बाहर घसीट लिया जाता है। विक्टर ठंडे पसीने से तरबतर है। एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं करता। वॉरेन ठंडेपन से नाक सिकोड़ देता है। ऐसा बेटा अपने बाप पर ही गया है। अपना सामान पैक करो और कल घर चले जाओ। एक वाक्य और विक्टर की नौकरी चली जाएगी। वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। आज के लक्ष्य पूरे होने से गवर्नर जो बहुत खुश हैं। एडन, अब से हम भाई हैं। ये मेरा निजी नंबर है। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं। वो मुझे एक नाम कार्ड देता है। मैं वहां थोड़ा अचंभित खड़ा रहा। भाई बंधु, हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मेरी क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद कमरे में मौजूद हर वरिष्ठ व्यक्ति अब समझ गया है कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, और वे सभी खुद आकर मुझसे परिचय कराने लगे। रात काफी बीत चुकी थी जब सेना ने आखिरकार किसी को मुझे घर छोड़ने के लिए भेजा। जब मैं वापस आया तो लिली ने सैन्य एस्कॉर्ट को देखा और लगभग डर के मारे उछल पड़ी। तुमने क्या किया? सेना इसमें क्यों शामिल है? लिली ऐसे लग रही है जैसे वह अभी रो पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हंसू या आह भरूं। क्या तुम ये नहीं मान सकती कि कुछ अच्छा हुआ है? मेरे समझाने के बाद भी लिली अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही है। चिंता मत करो, एक बार जब मैं लेवल अप कर लूंगा तो मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये तो मुसीबत को बुलावा देना है। मुझे एक पल के लिए बनावटी झुंझलाहट महसूस होती है। इस लड़की ने तो अपनी हद ही भूल गई है। अगली सुबह मैं कल की सारी बातें दिमाग में ताजा लिए उठता हूँ। गवर्नर जो ने मेरे लिए अभ्यास करने के लिए भारी मात्रा में उपकरण और अपग्रेड स्टोन्स भेजने का वादा किया है, और मैं मुश्किल से इंतजार कर पा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? लिली अपनी आंखें मलते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है। स्कूल। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, अपने लिए कुछ खाने को ले लो। लिली मुंह फुला लेती है, जैसे तुमने अपनी जिंदगी में कभी कुछ पकाया हो। अभी तो छुट्टियां हैं, तुम चुपके से स्कूल क्यों जा रहे हो? क्या चल रहा है? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं दरवाजा खोलने जाता हूँ और बाहर 2 सैनिक खड़े पाता हूँ। एडन, सोचा था अब तक तुम जाग चुके होगे। तुम्हारे लिए 2 नाश्ते लाए हैं, खाना खा लो, फिर हम तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। सार्जेंट मुझसे सहज दोस्ताना मुस्कान के साथ बात करता है, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। इस आम पल में भी उसके अंदर से निकलती आभा साफ महसूस हो रही है। ये उस तरह का विशिष्ट सैनिक है जो सर्वोच्च पद पर होता है, और फिर भी वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आया है। धन्यवाद। तो राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा का अनुभव कुछ ऐसा होता है। मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। उत्साह से लबालब मैंने झटपट नाश्ता खत्म किया और सैनिकों के साथ स्कूल के लिए निकल पड़ा। कई चौकियों से गुजरने के बाद मैं प्रिंसिपल ग्रे के कार्यालय में पहुंच जाता हूं। वॉरेन, रेमिंगटन और प्रिंसिपल ग्रे सभी वहां इंतजार कर रहे हैं। रेमिंगटन मुझे मुस्कान के साथ अभिवादन करता है। एडन, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। उपकरणों को अपग्रेड करना एक बात है, लेकिन तुम्हारी लेवलिंग स्पीड भी पीछे नहीं रहनी चाहिए। इस सब की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। इतनी देखभाल और ध्यान के साथ सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं। मुझे एक खाली कराई गई कक्षा में ले जाया जाता है। अंदर बड़ी बड़ी पेटियां फर्श पर कतार में रखी हुई हैं। उन पेटियों के अंदर वे सामग्री हैं जिन पर हर फोर्जर का सपना होता है हाथ लगाने का। एक तरफ लगभग हर कल्पनीय क्लास को कवर करने वाले उपकरणों की पूरी श्रृंखला रखी है।
दिक्कत ये है कि ज्यादातर उपकरण लेवल 30-40 के हैं, फिर भी ये मेरे लिए सही है। आखिर मैं अभी लेवल 15 पर हूँ और जितना हाई लेवल गियर बनाऊंगा, विशेष स्टैट्स या सेक्रेट फोर्स ट्रिगर होने का चांस उतना ही कम होगा। इसी दौरान क्लियर वाटर प्रांत के दूसरी ओर एक हेलीकॉप्टर एक सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र में उतरता है, जिसके दोनों ओर फाइटर जेट्स हैं। जो अधिकारी उतरता है वह एक क्रेट लेकर आया है और उसे सीधे नॉर्दर्न फ्रंट के कमांडर के सामने ले जाया जाता है। यह अधिकारी रेमिंगटन का निजी सहायक है। रेमिंगटन ने क्या भेजा है और इतनी जटिल डिलीवरी क्यों? एक ताकतवर कदकाठी वाला आदमी जो अपने रौब से डर पैदा करता है सीधे सहायक के पास आता है। सहायक स्थिर रहता है, उसकी आवाज शांत और संतुलित है। कमांडर ग्रिफिन, ये मामला गोपनीय है। मुझे कमरे से बाकी सभी को बाहर करना होगा और आपको गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। वह पहले से तैयार किया गया आर्केनम शपथ पत्र निकालता है। ग्रिफिन आमतौर पर भी जल्दी गुस्सा हो जाता है। उसकी आंखें घंटियों की तरह चौड़ी हो जाती हैं। क्या आप यह संकेत दे रहे हैं कि मेरी सेना में जासूस हैं? उससे निकलने वाला दबाव इतना है कि सहायक के भी पसीने छूट जाते हैं। उसके सामने खड़ा आदमी स्तर 70 का ताकतवर योद्धा है। कमांडर, कृपया समझिए, ये प्रोटोकॉल है। एक तनावपूर्ण पल बीतता है। फिर जैसे ज्वार पीछे हटता है, ग्रिफिन के चारों ओर का दबाव कम हो जाता है। ठीक है, पर अगर तुम्हारा सामान मुझे पसंद नहीं आया तो तुम मरोगे। बात करनी है तो रेमिंगटन को खुद आने को कहो। वे सहपाठी थे। रेमिंगटन के पास मेजर जनरल की रैंक है और वह मुख्य कमान में तैनात है। फिर भी ग्रिफिन उसके सामने एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटता। उसने हाथ का इशारा किया और बाकी सभी लोग कमांड टेंट से बाहर चले गए। ग्रिफिन गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करता है। तभी सहायक क्रेट खोलता है और उसमें से एक धनुष निकालता है। मैंने सोचा था कि यह कुछ खास होगा। ये तो बस एक लेवल 40 का धनुष है। मैं तो ऐसे धनुष की तरफ देखता भी नहीं। रुको, ये आंकड़े तो सही नहीं लग रहे। क्या ये सच में सिर्फ लेवल 40 का है? ग्रिफिन ने लेवल 40 के बहुत से हथियार देखे हैं, लेकिन इतनी ताकतवर क्षमताएं उस स्तर के गियर में पहली बार देखी हैं। खासकर वह प्रतिशत ड्रेन स्किल जो बॉस फाइट्स के लिए बिल्कुल जरूरी है। ये कहां से आया? ग्रिफिन ने सच में जिज्ञासा से पूछा। सहायक ने लाचार मुस्कान के साथ सिर हिलाया। माफ कीजिए कमांडर, ये मैं सच में नहीं बता सकता और यह आइटम यहाँ सिर्फ परीक्षण के लिए है। जब हम काम खत्म कर लेंगे तो मुझे ये वापस चाहिए होगा। ग्रिफिन का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। इसे वापस ले जाना है? क्या तुम्हें अंदाजा है कि ऐसा हथियार हमारे लिए कितना कुछ बदल सकता है? अच्छा, गियर जान बचाता है और डंगोनन क्लियर रेट को बढ़ाता है। बिल्कुल, वह इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। 70 लेवल की ताकत के सामने सहायक के पास कोई आसान जवाब नहीं है। कमांडर, कृपया इसे पहले से ज्यादा मुश्किल मत बनाइए। यह आदेश सीधे ऊपर से आया है। मैं तो बस संदेशवाहक हूँ, लेकिन मैं आपको वादा कर सकता हूँ ऐसे हथियार और भी आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे। और इस हथियार को अभी सिर्फ एक बार ही अपग्रेड किया गया है। अब भी इसमें और आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है। अब ग्रिफिन को अपग्रेड लेवल का ध्यान आता है। वह जांचता है। सच में इसे सिर्फ एक बार ही अपग्रेड किया गया है, यानी यह लेवल 40 का हथियार अभी भी अपनी पूरी क्षमता खोलने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते? सहायक इस बारे में सोचता है, फिर लंबी सांस लेता है। गोपनीयता समझौते के तहत मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि यह हथियार एक हाई स्कूल सीनियर ने बनाया है। एक हाई स्कूल सीनियर? ग्रिफिन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसकी आवाज अविश्वास के कारण कई सुर ऊपर चली जाती है। स्कूल में वापस, अब तो मैं लगभग उसी क्लासरूम में रह रहा हूँ। किसी भी फोर्जर को कभी इतनी अच्छी सुविधा नहीं मिली थी। मुझे बस फोर्स और अपग्रेड करना है, अपनी दक्षता बढ़ानी है। बाकी सब कुछ संभाल लिया गया है। जब पूरा देश आपके पीछे हो तो उसकी बात ही कुछ और है। इसी बीच प्रिंसिपल ग्रे के ऑफिस में रेमिंगटन, वॉरेन और प्रिंसिपल ग्रे एक तनावपूर्ण गतिरोध में फंसे हुए हैं। माहौल अनकहे दबाव से भारी है। ऐसी प्रतिभा क्लियर वाटर प्रांत में उभरी है, वह हमारा है। दूसरे प्रांतों को क्या हक है कि वे आकर उसे ले जाएं? यह खबर फैल चुकी है। दूसरे प्रांतों और सैन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि सभी यहाँ आ रहे हैं। एडन की दिव्य स्तर की फोर्जिंग क्षमता कभी भी छुपी नहीं रह सकती थी और न ही रहनी चाहिए थी। गवर्नर जो के लौटने के बाद उन्होंने इसे ऊपर तक रिपोर्ट किया और अब दूसरे प्रांतों और सैन्य क्षेत्रों के शीर्ष अधिकारी सभी यहाँ की ओर आ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? वॉरेन अपने हाथ फैलाते हैं, उतने ही लाचार। प्रिंसिपल ग्रे अपना सिर हिलाते हैं। एडन बहुत ज्यादा नजर में है। उसकी क्षमताएं असाधारण हैं। सिर्फ क्लियर वाटर प्रांत उसके जैसे किसी को रोक नहीं सकता। जब तक संभव हो, अच्छा प्रभाव छोड़ना ही बेहतर है। अगर एडन हमें अच्छे से याद रखेगा तो शायद भविष्य में वह क्लियर वाटर प्रांत का भी ध्यान रखेगा। ये सुनकर रेमिंगटन और वॉरेन थोड़ा शांत हो जाते हैं। राष्ट्र एडन के लिए चाहे जो भी व्यवस्था करे, उसका घर तो क्लियर वाटर प्रांत में ही है और लोग हमेशा अपने मूल स्थान का ख्याल रखते हैं। इतनी प्रतिभा ही हमारे लिए समस्या बन गई है। रेमिंगटन छत की ओर देख गहरी सांस लेते हैं। पर कम से कम हमें उसके अपग्रेड हथियारों का पहला इस्तेमाल तो मिलेगा। इतना तो हमारा हक है। वॉरेन अपनी आंखें घुमा देता है। और तुम्हें लगता है कि यह फैसला मैं कर सकता हूँ? अगर ये भी नहीं और वो भी नहीं तो आखिर हम कर ही क्या सकते हैं? रेमिंगटन अपने हाथ उठा देता है। वो क्लियर वाटर प्रांत की अपनी ही प्रतिभा है। हम पहले ही समझौता कर चुके हैं। क्या ये भी काफी नहीं है? ये राष्ट्र तय करेगा। हमारा काम एडन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर वो क्लियर वाटर शॉर्टेज भी दे तो जरूरत पड़ने पर हम उससे संपर्क कर लेंगे। वो मना नहीं करेगा, वॉरेन ने गंभीरता से कहा। जैसे कि रेमिंगटन भौहें सिकोड़ लेता है। सबसे पहले उसके माता पिता का ध्यान रखें। उसकी एक छोटी बहन भी है और उसका वह शिक्षक, उनका रिश्ता साफ तौर पर बहुत मजबूत है।
हमें रिश्ता मजबूत करना होगा, जरूरत पड़ने पर इनसे संपर्क करें, तब उसके यहाँ कहने के आसार बढ़ जाएंगे। रेमिंगटन थम्स अप दिए बिना नहीं रह पाता। चालाक, वाकई बहुत चालाक। तुम एडन के लिए कितनी दूर तक जा रहे हो? हनी ट्रैप वाला दांव तक खेल रहे हो? वैसे क्या वो अभी भी काफी छोटा नहीं है? ये सुनकर वॉरेन भड़क उठता है, उसके बाल लगभग खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या गड़बड़ है? मैं कभी भी इतनी नीच हरकत नहीं करूंगा। मैं गुरु शिष्य के बंधन की बात कर रहा हूँ। तुम लोग क्या सोच रहे हो? क्या दिमाग में सिर्फ मांसपेशियां हैं? साफ कहो, क्या बात है? रेमिंगटन ने हाथ मोड़ते हुए अधीरता से कहा। वॉरेन बेहद थका हुआ दिखा। तुम जैसे फौजियों से बात करना वाकई मुश्किल है। वो ग्रे की तरफ मुड़कर कहता है, प्रिंसिपल, क्या आप एलेना को बुला देंगे? उसे भी एडन के साथ कालकोठरी में जाने के लिए कहिए। पिछली बार जब हालात खतरनाक हो गए थे, उसने खुद को अच्छी तरह संभाला था। प्रिंसिपल ग्रे बार बार सिर हिलाते हैं, अच्छी तरह जानते हुए कि एलेना को अभी अभी एक शानदार मौका मिला है। बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ। इस समय आयरन जो स्ट्रॉन्गहोल्ड, जो कि एक लेवल 40 की कालकोठरी है, क्लियर वाटर प्रांत के उत्तरी मोर्चे पर सबसे खतरनाक और अब तक बिना कब्जा किए गए छापों में से एक है। कारण क्या है? इसका बॉस फोर्ट्रेस आई के पास चमड़े जैसी मजबूत कवच है और वह टैंक से भी ज्यादा जोर से मारता है। उसकी एचपी इतनी ज्यादा है कि छापा मारने वाली टीमें निराश हो जाती हैं। भले ही यह बहुत सारे इनाम देता है, सेना शायद ही कभी इसमें टीमें भेजती है। डिवाइन शॉट हासिल करने के बाद ग्रिफिन 10 लोगों की एक टीम बनाता है और उन्हें सीधे अंदर भेज देता है। एक कालकोठरी जिसे सामान्यतः साफ करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, वही टीम 1 घंटे से भी कम समय में बाहर आ जाती है। उनमें कुछ को मामूली चोटें आईं, लेकिन हर चेहरे पर विजय की चमक थी। कमांडर, परीक्षण के नतीजे आ गए हैं। तीरंदाज को अंदर जाने से पहले एक पेशेवर निगरानी उपकरण पहनाया गया था और डेटा प्रिंट कर लिया गया है। ग्रिफिन डेटा को ध्यान से पढ़ता है और गहरी संतुष्टि के साथ सिर हिलाता है। अच्छा, हथियार ने अपनी कच्ची ताकत और कौशल प्रदर्शन दोनों में ठीक वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा बताया गया था। वह डिवाइन शॉट पर एक आखिरी चाहत भरी नजर डालता है। उसकी क्लास धनुषों के लिए नहीं बनी है और अब जब परीक्षण पूरा हो गया है तो हथियार को वापस जाना होगा। क्या बेकार है। सहायक सावधानी से हथियार को सुरक्षित करता है और ग्रिफिन को सलामी देता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद कमांडर। ग्रिफिन उसे जाने का इशारा करता है। यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं मन बदलूं। सहायक मुस्कुराकर मुड़ता है। रिवरडेल की क्लास में हूँ। मैंने सैक्रेड फोर्ज प्रक्रिया को दर्जनों बार चलाया है और एक बार भी यह सक्रिय नहीं हुई। मुझे लगने लगा है कि इसकी संभावना 1% से भी कम है। मैं खुद से बड़बड़ाता रहता हूँ। क्या सैक्रेड फोर्ज सच में इतनी मुश्किल से ट्रिगर होती है? वैसे क्या उन्हें रीपर की फेंक के लिए अपग्रेड मटेरियल्स ढूंढने नहीं थे? क्या वे भूल गए? क्या मुझे उन्हें याद दिलाना चाहिए? जैसे ही यह ख्याल मेरे मन में आता है, एलेना अंदर आती है, लेकिन उसका चेहरा लाल है और उसकी नजरें बार बार मुझसे हट रही हैं। प्रिंसिपल ग्रे और शिक्षा मंत्रालय के निदेशक ने जो बातें कही थीं, वे अब भी उसके दिमाग में घूम रही हैं। संकेतों में यह बात छुपी थी कि मुझे और करीब से जानने के लिए और अगर जरूरत पड़े तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एलेना सिर्फ 28 साल की है, बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी एडन से 10 साल बड़ी है। वो खुद को ऐसी कोई बात करने के लिए कैसे मना सकती है? लेकिन दूसरी तरफ एडन वाकई में काबिल है। वो बहुत प्रेरित है। वो कड़ी मेहनत करता है। देश पहले ही उसकी सुरक्षा कर रहा है और उसका भविष्य असीमित है और वो दिखने में भी बुरा नहीं है। अगर वो इस नजरिए से सोचे तो शायद वही इस सौदे में ज्यादा फायदा उठा रही है। एलेना का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है, लेकिन वो खुद को फैल करने के लिए कैसे मना सकती है? और क्या एडन उसे उस नजर से देखता भी है? उसे अब क्या करना चाहिए? चेहरा शर्म से लाल, वो पूरी तरह अपनी कल्पनाओं में खो जाती है। मैं उसकी हालत देखता हूँ और भौहें सिकोड़ लेता हूँ। एलेना, तुम ठीक हो? मैं उसके पास जाता हूँ, सच में चिंतित होकर। एलेना अचानक हकीकत में लौट आती है और जल्दी से सिर हिला देती है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे भूख लगी है, चलो खाते हैं। मैं एक सच्ची अनजान मुस्कान लिए मुस्कुराया। मैं क्या सोच रहा हूँ? हम शिक्षक छात्रा हैं, बस करो। एलेना खुद को शांत कर उस ख्याल को भूल जाती है। चलो खाते हैं। प्रिंसिपल ने कहा तुम्हें देखभाल चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा। वो मेरी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखती है। मुझे तो ये ठीक लगा, मैं चमकती मुस्कान के साथ कहता हूँ। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद एलेना। खाते समय मैं एलेना से उसकी राय पूछता हूँ। एलेना, मैं सेक्रेट फोर्स चालू नहीं कर पा रहा, क्या दिक्कत हो सकती है? रिश्ता अपनाकर सब समय पर छोड़ने के बाद एलेना संयमित होकर बोली, शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो या तुम्हारी किस्मत खराब है। ये कहते ही वह थोड़ा सकुचा गई। खराब किस्मत? उस आदमी में दिव्य फोर्जिंग क्षमता है। शायद तुम सही हो। मैंने आह भरी। ट्रिगर रेट एक छुपा हुआ आंकड़ा है, इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। ये 2% दिखाता है, पर 1% से भी कम लगता है। अगर रीपर की फेंक ने इसे पहले ट्रिगर नहीं किया होता तो मैं इसे फर्जी मानता। शायद मैंने अभी तक पर्याप्त फोर्जिंग नहीं की है। खाना खाने के बाद एलेना और मैं वापस कक्षा में लौटते हैं। एक साथ काम करने पर मेरी फोर्जिंग की गति साफ तौर पर बढ़ जाती है। डिंग, वही परिचित घंटी बजती है। एक चेस्ट पीस फोर्ज से बाहर आता है और मैं सीधे अंतिम स्टैट लाइन पर जाता हूँ। सेक्रेट फोर्ज प्रभाव, सेक्रेट बैरियर। HP 30% से कम होने पर शील्ड मिलती है। शील्ड यूजर के डिफेंस जितनी है। शील्ड HP 3 लाख। मैं तेज सांस लेता हूँ। उस शील्ड के सक्रिय होने पर प्रभावी HP एक लेवल 30 बॉस के बराबर हो जाती है। टैंक के लिए एकदम परफेक्ट। क्या ये ट्रिगर हुआ? एलेना झुक कर देखती है। मैं उसे चेस्ट पीस थमा देता हूँ। एलेना सेक्रेट फोर्ज का प्रभाव पड़ती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये तो पागलपन है।
आखिरकार ये प्रमाण मिल गया कि सेक्रेड फोर्स असली है। मैं राहत की एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। हम उस आइटम को प्रिंसिपल ग्रे के ऑफिस में ले जाते हैं। वॉरेन स्टैट्स देखता है और लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ता है। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मुझे शर्त है कि वहाँ बहुत कम लेवल 60 के आइटम होंगे जो इसे हरा सकें। रेमिंगटन पढ़कर मुस्कुराने लगता है। अगर यह उत्तरी मोर्चे पर गया तो ग्रिफिन घुटनों पर बैठकर मेरा शुक्रिया कहेगा। वह मुड़कर सीधे मुझे देखता है। एडन, क्या इसे हमारे उत्तरी मोर्चे पर भेज दें? पलकें झपकाते ही मैं फोर्जिंग करता हूँ। कब से मैं वितरण का जिम्मेदार हो गया? ये फैसला तुम्हारा है, मेरा नहीं। रेमिंगटन साफ तौर पर कोई छूट ढूंढ रहा है। अगर एडन हाँ कह देता है तो बाकी कोई क्या कह सकता है? अफसोस, मैं उसकी चाल में नहीं फंसता। वॉरेन तुरंत बीच में टोकता है। मजाक छोड़ दो। सारा सामान आधिकारिक तौर पर वितरण के लिए जाता है। तुम इसे मनमर्जी से नहीं बांट सकते। ये हद से बाहर है। रेमिंगटन वॉरेन को घूरता है जैसे जान ले लेगा। बूढ़े, तुम किसके साथ हो? एडन हमारे क्लियर वाटर का गौरव है। हम उसे क्यों बांटें? उन्हें लड़ते देख समझा कि वे मेरे लिए भिड़ रहे हैं। अच्छा तो लग रहा है, पर मैं यहाँ बड़ों की बहस देखने नहीं आया हूँ। मेरी अपनी योजना है। आपने मेरे रीपर्स फैंक के अपग्रेड का वादा किया था। क्या वह हो रहा है? वॉरेन जानते हैं, पर संसाधन उनके हाथ में नहीं। एडन, वह तभी रेमिंगटन मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। हम भूले नहीं हैं। क्लियर वाटर सैन्य क्षेत्र तुम्हारा साथ देगा। पता नहीं ये क्या खेल खेल रहे हैं, पर जब तक वे याद रखते हैं इतना काफी है। ठीक है, मैं काम पर लौट रहा हूँ। रेमिंगटन उत्साह से मेरा कंधा थपथपाते हैं। एडन, उपकरण अपग्रेड जरूरी है, पर सेहत भी। काम और आराम में संतुलन रखना। एलेना, इसे थकने मत देना। एलेना मुस्कुराती है और सिर हिलाती है। एलेना और मेरे निकलते ही वॉरेन रेमिंगटन की ओर मुद्दे। तुम क्या कर रहे हो? रेमिंगटन रूखेपन से बोले। ये सैन्य मामला है, दूर रहो और एडन के रीपर्स फैंग की अपग्रेड लिस्ट भेज देना। हैरानी की बात है कि सब कितनी जल्दी हो गया। सुबह रीपर्स फैंग अपग्रेड्स की बात हुई और दोपहर तक सामान आ गया। एडन, सच कहूं तो जरूरी सामग्री दुर्लभ है और हम उतनी नहीं जुटा पाए जितनी चाहते थे, पर निश्चिंत रहो, क्लियर वाटर मिलिट्री सप्लाई के लिए पूरी ताकत लगा देगा। रेमिंगटन ईमानदारी से बोले। मुझे यही उम्मीद थी। रीपर्स फैंग की अपग्रेड सामग्री कुख्यात रूप से दुर्लभ है। 2 यूनिट्स से काम चल जाएगा। पर रेमिंगटन की अगली बात ने मुझे दंग कर दिया। हम मुश्किल से 30 यूनिट्स जुटा सके, पर +5 के लिए इतना काफी होना चाहिए, है ना? 30 यूनिट्स? मैं भी सच में हैरान रह गया हूँ। वे सही हैं, 30 यूनिट्स +5 काफी हैं, लेकिन रेमिंगटन की मुस्कान कुछ ज्यादा ही चालाकी भरी लगती है। एडन, ये सामग्री बेहद कीमती है। ये आखिरी बची यूनिट्स हैं। इन्हें पाने की बड़ी कीमत चुकाई है। सैनिक, समय और उपकरण सब गंवा दिए। वो भूमिका बना रहा है और माहौल नाटकीय होता जा रहा है। मैंने उसे टोक कर सीधा बात करने को कहा। एलेना भी हैरान है। क्लियर वाटर का एक मेजर जनरल किसी व्यापारी जैसा बर्ताव कर रहा है। रेमिंगटन दरवाजा बंद कर मेरे सामने खड़ी रेछा हो गया। उसने एक अनुबंध निकाला और कहा, एडन, क्लियर वाटर मिलिट्री की ओर से एक सौदा है। रीपर की फेंक और तुम्हारे ब्लूप्रिंट्स के लिए हम सारी अपग्रेड सामग्री देंगे। बदले में जब तुम इसे इस्तेमाल न करो तो हमें उधार दे दो। तुम्हारी जरूरतें हमेशा सबसे पहले आएंगी। हम खाली होने पर ही मांगेंगे। मैं हैरानी से कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और उसे पढ़ता हूँ। शर्तें वही हैं जो रेमिंगटन ने बताई थीं और उस पर पहले से ही क्लियर वाटर मिलिट्री रीजन की आधिकारिक मुहर लगी है। बस मेरी सिग्नेचर बाकी है। सिर्फ रीपर की फेंक उधार लेने के लिए ये लोग इतनी दूर तक जा रहे हैं। मुझे सच में थोड़ा अपराध बोध हो रहा है। इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत हो बस ले लेना। देश ने मेरे साथ इतना अच्छा किया है, मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मैं खुद शायद ही कभी रीपर की फेंक का इस्तेमाल करता हूँ। रेमिंगटन पूरी दृढ़ता के साथ सिर हिलाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा एडन, हमें इसे लिखित में करना ही होगा, वरना दूसरे प्रांतों के लोग आकर इसे ले जाएंगे। अब मुझे सब समझ आ गया। यह अनुबंध मेरे लिए नहीं, बल्कि बाकी सैन्य क्षेत्रों को बाहर रखने के लिए है। मुझे यह मजाकिया और झुंझलाहट भरा लगता है, पर मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ। रेमिंगटन अनुबंध को किसी खजाने की तरह संभाल कर रख लेते हैं। मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा एडन, अब अपने काम पर लौट जाओ और हाँ, हो सके तो सबसे पहले रीपर की फेंक को अपग्रेड कर देना। देखते हैं क्या बनता है। चिंता मत करो, मैंने मुस्कुराकर कहा। यह आज ही हो जाएगा। रेमिंगटन के जाते ही मैंने रीपर की फेंक पर काम शुरू किया। मैं खुद देखना चाहता हूँ रीपर की फेंक +5 पर कैसी दिखती है। सफलता की घंटियां एक के बाद एक बजती हैं। पूरा 2 घंटे बीत जाते हैं। डिंग, सेक्रेट फोर्ज सक्रिय हो जाता है। एक मौजूदा सेक्रेट फोर्ज प्रभाव पहले से ही लागू है। अपग्रेड में 1000 ऊर्जा अंक खर्च होते हैं। मेरी सारी ऊर्जा एक पल में खत्म हो जाती है। जितना प्रभाव मजबूत होगा, लागत भी उतनी ही अधिक होगी। लेवल 15 पर मेरी कुल ऊर्जा ठीक 1000 है और वह एक ही बार में खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो पूर्णता की घंटी बजती है वह मेरे कानों को संगीत जैसी लगती है। मैं तुरंत रीपर की फेंक को बाहर निकालता हूँ। सबसे पहले इसका रूप। रीपर की फेंक अब साफ तौर पर बड़ी हो गई है। अब इसकी लंबाई पूरे 2 मीटर तक पहुंच गई है। ये ऐसा लगता है मानो सचमुच मृत्यु की ही कोई चीज हो, हर किनारे से शुद्ध मृत्यु की आभा बिखेरती हुई। जब इसे घुमाया जाता है तो इसके पीछे हवा में हल्की काली रोशनी की लकीरें बनती हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मैं इसके आंकड़े देखता हूँ। एबिसल साइथ, लीजेंडरी टियर, इक्विप लेवल 30, अपग्रेड लेवल +5, अटैक +1,50,000, पेनिट्रेशन 100%, अटैक स्पीड +12, स्किल रीपर स्ट्राइक, किसी भी गैर डिवाइन टियर प्राणी को 30% HP से कम होने पर तुरंत मार देता है।
स्किल एबिसल सोवरेन, रात में अटैक प्लस 20%, एबिसल स्टेट में अटैक प्लस 50%। स्किल डेथ्स डोमेन, एबिसल स्टेट में रहते हुए एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जो सभी शत्रु प्राणियों की विशेषताओं को 20% तक कम कर देता है। सेक्रेड फोर्स इफेक्ट, एबिसल स्टेट में रहते हुए इस हथियार का बेस अटैक हर 60 सेकंड में स्थायी रूप से 2 बढ़ जाता है। मैं आंकड़ों को एक लंबी देर तक बिना कुछ कहे घूरता रहता हूँ। एलेना मुझे हैरानी से देखती है। एडन, क्या हुआ? क्या तुम बहुत थक गए हो? मैं होश में आता हूँ और मेरा चेहरा सब कह देता है। एलेना, मेरा अपना हथियार है पर मैं इसे चला नहीं सकता। एलेना ने जांचने के लिए रीपर का फैंग उठाया। इसे पहनने के लिए लेवल 30 चाहिए और एडन अभी 15 पर है। जाहिर है वह दुखी है, पर पढ़ते ही एलेना ने मुंह पर हाथ रख लिया। ये क्या है? 1.5 लाख अटैक पावर और 100% पेनिट्रेशन। एक बार में छोटे बॉस खत्म हो जाएंगे। 100% पेनिट्रेशन का मतलब है कि दुश्मन की रक्षा चाहे जितनी भी ऊंची हो पूरी तरह से बेकार है। ये लेवल 30 का रीपर का फैंग पहले से ही लेवल 80 या 90 के स्टेलर टियर के हथियारों की बराबरी कर रहा है। रीपर के फैंग की हर एक स्किल को भी बढ़ा दिया गया है। एलेना अवाक रह जाती है। अगर रीपर का फैंग कभी अधिकतम अपग्रेड स्तर तक पहुंच गया तो यह सोचकर ही डर लगता है। मैं अब भी अपनी ही पीड़ा में डूबा हुआ हूँ। मेरा अपना खास हथियार और मैं उसे छू भी नहीं सकता। अगर यह दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है। कम से कम मैं रेमिंगटन से किया अपना वादा तो पूरा कर सकता हूँ। रात हो चुकी है। एलेना और मैं सीधे प्रिंसिपल ग्रे के कार्यालय की ओर चल पड़े। रेमिंगटन अभी भी वहीं है, स्पष्ट रूप से बेचैन। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। हो गया, मैंने मुस्कुराकर कहा। मिशन पूरा हुआ। मैंने रीपर का फैंग सौंपा, जिसे देख रेमिंगटन और बाकी सब दंग रह गए। रेमिंगटन तुरंत इसके आंकड़े देख हंस पड़ा। यह पागलपन है, बिल्कुल पागलपन। खासकर नाइट टाइप डंजनों में यह हथियार पूरी तरह से अजेय है।